हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मुलाकात एक फनकार से में गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से मोहतरमा डॉक्टर रखचंदा जलील साहिबा, चेयरपर्सन हम सब ड्रामा ग्रुप, प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब, सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट, तमाम ट्रस्टीज, जनाब विनय वर्मा साहब, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब और तमाम नाजरीन का इस लाइव शो में समीम क़ल्ब से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जनाब विनय वर्मा की पैदाइश हैदराबाद में हुई। विनय वर्मा एक हिंदुस्तानी अदाकार, स्क्रिप्ट राइटर और कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो बुनियादी तौर पर तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने 14 सितंबर 1980 को डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के लिखे हुए ड्रामे काफी हाउस में इंतजार से अपने थिएटर करियर का आगाज किया। जनाब विनय वर्मा ने अपने करियर का आगाज एक शौकिया थिएटर प्रैक्टिशनर के तौर पर किया और अब वो थिएटर में बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल शख्सियत है। वो 30 साल से ज्यादा अरसे से थिएटर से जोशो खरोश से वाबस्ता हैं। उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल और हॉलीवुड फिल्मों का डायरेक्शन किया है और 15 से ज्यादा फीचर फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं। मैं महज एक अदाकार रहा हूँ, डायरेक्शन मैंने नहीं किया है इस भाई। जनाब विनय वर्मा ने अपने बहुत से स्टेज और स्क्रीन किरदारों के लिए मशहूर हैं। उन्होंने 30 से ज्यादा ड्रामों की हिदायतकारी की है और हिंदुस्तान और बैरून मुल्क 200 से ज्यादा शोज के साथ 50 से ज्यादा ड्रामों में अदाकारी भी की है। थिएटर डायरेक्टर की हैसियत से उनके चंद मशहूर ड्रामे द हाउस ऑफ बेराल्डा एल्वा, जॉन पेल्मियर्स, एग्नेस ऑफ गॉड, पिंकी वीरानी की बिटर चॉकलेट, बादल सरकार की बल्लभपुर की रूप कथा, डॉक्टर शंकर शीश की फंदी, सुरेंद्र वर्मा का मरणोपरांत, नीम हकीम, खतरा जान, इस्मत चुगताई एक औरत, आवाज का काम वगैरह आपके शाहकार हैं जिन्होंने आपको बुलंदियों तक पहुंचाया है। जनाब वर्मा ने मुख्तलिफ इश्तहारी, दस्तावेजी, कारपोरेट और तालीमी फिल्मों के लिए उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में अपनी आवाज दी है। वो तेलुगु फिल्मों के लिए भी डबिंग करते हैं। आज के इस प्रोग्राम मुलाकात एक फनकार से के होस्ट और हम सब ड्रामा ग्रुप के मेंबर प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप थिएटर और अदब की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखते हैं। आप ताले इल्मी के ज़माने से ही थिएटर से वाबस्ता हैं। आप एक मारूफ ड्रामा नवीस, एक्टर, डायरेक्टर हैं। मैं प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब से बेहद अदब के साथ दरख्वास्त करता हूं कि आप विनय वर्मा साहब से गुफ्तगू का आगाज फरमाएं। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। बेहद शुक्रिया डॉक्टर इदरीस साहब। ख़ातिन हज़रात, जैसा कि अभी डॉक्टर इदरीस साहब ने फरमाया, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट के मुलाकात एक फनकार से के तहत आज हम लोग रूबरू हैं थिएटर, सिनेमा और टीवी की दुनिया के एक अहम फनकार जनाब विनय वर्मा साहब से। अभी इदरीस साहब ने विनय वर्मा साहब का बहुत ही मुख्तसर तारुफ पेश किया। विनय वर्मा साहब का जो काम है थिएटर के हवाले से, फिल्मों के हवाले से और टेलीविज़न के हवाले से, वो बहुत ही अहम काम है। और हम लोग ये जो 1 सवा घंटे 1.5 घंटे गुफ्तगू करने वाले हैं, ये इनके सिर्फ थिएटर पर गुफ्तगू के लिए भी बहुत कम है ये वक्त। लेकिन चूँकि हमारी ये सीरीज़ है और इसमें विनय वर्मा साहब हमारे साथ हैं और इस प्रोग्राम का, इस मुलाकात का जो एक फॉर्मेट है कि हम फनकार से पहले सुनते हैं कि हमारे फनकार के बारे में गुफ्तगू करते हैं। तो बीच बीच में मैं विनय वर्मा साहब की मुख्तलिफ अलग जिहाद पर थोड़ी थोड़ी रोशनी या डालता जाऊंगा या उनसे मुतारुफ अपने नाजरीन और सामीन को करवाता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक मैं विनय वर्मा साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम वो अपने किसी भी फन पारा से का हिस्सा, फन पारे का एक पीस आप बराए करम पेश फरमाएं। उसके बाद फिर हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। विनय वर्मा साहब ड्रामाकार हैं, हिदायतकार हैं, अदाकार हैं, स्टेज के जो भी लवाजमात हैं उन सबको मुकम्मल सूरत में अख्तियार करते हैं। बहुत अच्छे डबिंग आर्टिस्ट हैं। बहुत से ऐसे लोगों को इन्होंने के लिए डब किया है
कि जिनकी फिल्में हम देखते हैं या जिनका नाम सुनकर हम हैरतज़दा होते हैं, जिनमें परेश रावल जैसे जैसे फनकार भी हैं जिनके लिए आपने डबिंग की है, और दूसरे बहुत सारे जो अदाकार हैं उनके लिए आपने डबिंग की है। आपने हॉलीवुड की भी एक फिल्म में अदाकारी की है, बॉलीवुड में किया है, टेलीविजन के लिए किया है। तो उन सब पर हम सीधा गुफ्तगू करेंगे। तो मैं सबसे पहले विनय वर्मा जी से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप अपने ड्रामा, जो आप उर्दू में ड्रामे करते हैं, आप तेलुगु में ड्रामे करते हैं, आप हिंदी में ड्रामे करते हैं, आप अंग्रेजी में ड्रामे करते हैं, तो मेरी गुजारिश होगी कि बराए करम आप अपने किसी ड्रामे का कोई हिस्सा हमारे पेश करते हैं। पहले तो बेहद शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इस नाचीज को अपना हिस्सा बनाया है आज। पता नहीं मैं इस लायक हूं या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की म्यार पर खरा उतरने की। दूसरी चीज वाजे ये कर दूं कि मैंने तेलुगु ड्रामे नहीं किए हैं। मैं अलबत्ता तेलुगु फिल्मों में काम जरूर करता हूँ। तेलुगु ड्रामे में कर इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो मेरी मादरी जबान है नहीं, और इतनी पकड़ अच्छी नहीं है जितनी कि मुझे होनी चाहिए ड्रामा करने के लिए खास। तो बहरहाल जैसी आपने गुजारिश की है, एक शो हमारा आपने गालिबन सुना होगा, जिसका नाम है मैं राही मासूम। जी मैं राही मासूम एक 75 मिनट का सोलो परफॉर्मेंस है जो डॉक्टर राही मासूम रजा की जिंदगी की झलकियां अलग अलग मरहलों पर देता है। और इसका सारा मवाद या लबोलवाब जो है हमने एक जर्नल से उठाया है, और जो कुछ मैं यहाँ पढ़ूंगा या ड्रामेटाइज रीडिंग जिसे काजिम साहब ने कही है, कोशिश करूंगा मैं लफ्ज ब लफ्ज और बाकलम राही है। इसमें कोई भी लफ्ज हमने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि राही साहब के किरदार के साथ मैं इंसाफ करूं, नंबर एक। दूसरी बात ये कि जब इस शो को मैं कर रहा था, जिसके बारे में गालिबन हम बाद में बात करेंगे काजिम साहब, कि क्या किन हालात से गुजरना पड़ा इस शो को करने में। तो इस शो का नाम हमने रखा था मैं राही मासूम, और इसकी शुरुआत हुई थी, एक तवील नज्म आई थी मेरे पास जिसका नाम था वसीयत। और हैरत की बात ये थी कि ये जो नज्म जिन साहब को मिली थी, कोई सलीम सिद्दीकी साहब है, नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, उनको किसी कबाड़ी वाले के पास वो नज्म मिली थी। और जैसे ही उनकी नज्म राही साहब के नाम पर पड़ी और नज्म को उन्होंने देखा, फौरी वहां से उठाया, उसको खरीद लिया, और फिर वो जब छपने में गई तो उसके बाद एक 519 पेज वाला एक जर्नल बना, बाकायदा अभिनव कदम के नाम से। तो उसके हिस्से जब पढ़ने लगे तो ये महसूस हुआ कि क्यों सिर्फ इस नज्म को पेश किया जाए, क्यों ना राही साहब की जिंदगी को ही स्टेज पर लाया जाए। और ये बहुत मुश्किल काम था क्योंकि एक पॉलिटिकली बहुत एक्टिव शख्सियत थे, एक शदीद हिंदुस्तानी थे, और कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ बहुत बुलंद आवाज उन्होंने उठाई थी। तो मैं शुरुआत करता हूँ, इजाजत दें आप लोग, कुछ हिस्से जो 75 मिनट। जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, ब्रेक आप। जी जी जी। 75 मिनट का जो सोलो परफॉर्मेंस था है, बल्कि उसके कुछ हिस्से मैंने, मखसूस हिस्से मैंने चुने हैं। तो पहली शुरुआत होती है उनकी जब वो अलीगढ़ में पढ़ाया करते थे और अलीगढ़ से उन्हें क्यों निकाला गया। और वो कहते हैं कि अलीगढ़ से उन्हें और मुनीस रजा साहब को वहां उस दौर में इसीलिए निकाला गया था क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट थे, और लफ्ज ब लफ्ज बकौल राही के दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल to the then gods of the university. Okay. So one by one, 3 of us were pushed out. तो जितने भाई, इनके 3 भाई जो वहां पढ़ाया करते थे, सभी को वहां से निकाल दिया एक एक करके। उसके बाद आगे कहते हैं कि I arrived in Bombay in 1969 after being thrown out of Aligarh Muslim University, which happens to be the greatest Urdu teaching center in the world. अब मैं इसमें कोशिश करूंगा राही साहब की तरह बात करने की, क्योंकि हालांकि मैंने राही साहब को देखा नहीं है, लेकिन उनके किरदार को निभाया जरूर है स्टेज पर। और फख्र के साथ कहता हूं कि काफी
सक्सेस के साथ मैंने इसको निभाया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह से मैंने इस शो को किया है, मैं उसको कोशिश करूं कि राही साहब की तरह बात करें। I arrived in Bombay in 1969 after being thrown out of Aligarh Muslim University, which happens to be the greatest Urdu teaching center in the world. I thought I would not fit in the Urdu department of any other university. बल्कि जिस देश की यूनिवर्सिटी में ये सोचा जा रहा हो कि गालिब शिया थे या सुन्नी और रसखान हिंदू थे या मुसलमान, उस देश में पढ़ाने का काम मैं नहीं करूंगा। वाह। There were only two ways left for me: All India Radio and films. All India Radio offered me a job, but I was born rebellious and could not do chamchagiri. Hence, I was not fit for government service. Therefore, I joined the film industry. लेकिन हाँ साहब, फिल्मी सफर बहुत अच्छा गुजरा। सरकारी नौकरी कर रहा होता तो वाकई में बहुत सफर कर रहा होता। जी हाँ, वही अंग्रेजी वाला SUFF किया। खुशकिस्मती से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने। सुनील दत्त, राज खोसला, BR चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, मजरू सुल्तानपुरी, जद्दू, अपना जावेद अख्तर वगैरह वगैरह। अपनी इस लंबी फिल्मी यात्रा में मैंने कई फिल्मों के स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे, जिनमें अहम हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की, लम्हे, निकाह, मिली, गोलमाल, फर्ज वगैरह वगैरह। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेलीविजन सीरियल के स्क्रीन प्ले और डायलॉग मैंने लिखे हैं। इस पर बाद में बातें करते हैं। बहरहाल उन दिनों मैं नीत्शे की किताब, जी हाँ, फ्रेडरिक नीत्शे की किताब दस स्पेक ज़रातुस्ट्रा पढ़ रहा था, यानी ज़रातुस्ट्रा ने कहा है। इससे पहले ये किताब मेरी नजर से नहीं गुजरी थी, जबकि मैं नीत्शे के ज्यादा अहम तसनीफात का मुतालिया कर चुका हूं। इस किताब में मस्करापन भी बहुत है, लेकिन पैगाम तहरीर कहीं कहीं इंतहाई खूबसूरत है। मगर नीत्शे जिंदा होता तो जर्मनी के नाजियों के खिलाफ यकीनी लड़ता। इसीलिए इन नाजियों ने उसके फिक्र और ख्याल का हुलिया बिगाड़ दिया। था तो वो भी पाजी, मगर शायराना किस्म का। जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। मगर मजे की बात तो ये है कि न मैं काफिर हूं न मुसलमान, मैं तो एक हिंदुस्तानी हूं और इसके सिवा मेरी और कोई पहचान नहीं है। मैं एक मुसलमान हूं। हिंदू नाम है हिंदुस्तानी कौम का। और आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने कुछ नॉवेल्स भी लिखी हैं। नॉवेल आधा गांव मैंने 1966 में लिखा। इस उपन्यास में गालियां बहुत हैं। ऐसा कहकर MA पाठ्यक्रम से उपन्यास को निकाल दिया गया। वास्तविकता गालियां और अश्लीलता नहीं है। आधा गांव में धर्म और राजनीति और संस्कृति का व्यापार करने वाले तत्वों का परत दर परत उद्घाटन किया गया है। उनमें इतना नैतिक साहस नहीं कि सत्य और वास्तविकता का सामना कर सकें, इसीलिए बहाने बनाकर पीछे से वार करते हैं।
मेरी एक और नॉवेल थी, ओश की बूंद। ओश की बूंद की भूमिका में मैंने लिखा है, बड़े बूढ़ों ने कई बार कहा कि गालियां न लिखो, जो आधा गांव में इतनी गालियां न होती तो तुम्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार अवश्य मिल गया होता। परंतु मैं सोचता हूं कि क्या मैं उपन्यास इसीलिए लिखता हूं कि मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। पुरस्कार मिलने में कोई नुकसान नहीं, फायदा ही है। परंतु मैं साहित्यकार हूं। मेरे पात्र यदि गीता बोलेंगे तो मैं गीता के श्लोक लिखूंगा, और वे गालियां बकेंगे तो मैं अवश्य उनकी गालियां भी लिखूंगा। मैं कोई नाजी साहित्यकार नहीं हूं कि अपने उपन्यास के पात्रों पर अपना हुक्म चलाऊं और हर पात्र को एक शब्दकोश थमाकर हुक्म दे दूं कि वो एक शब्द भी अपनी तरफ से बोले तो गोली मार दूंगा। कोई बड़ा बूढ़ा ये बताए कि जहां मेरे पात्र गालियां बकते हैं वहां मैं गालियां हटाकर क्या लिखूं? डॉट 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 डॉट। तब तो लोग अपनी तरफ से गालियां गढ़ने लगेंगे और मुझे गालियों के सिलसिले में अपने पात्रों के सिवाय और किसी पर भरोसा नहीं है। गालियां मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मेरे घर में गालियों की परंपरा नहीं है, परंतु लोग सड़कों पर गालियां बकते हैं। पड़ोस से गालियों की आवाज आती है और मैं अपने कान बंद नहीं करता। यही आप करते होंगे। मेरे पात्र गालियां बकते हैं तो आप मुझे क्यों दौड़ाते हैं? वे पात्र अपने घरों में गालियां बक रहे हैं, वे ना मेरे घर में है ना आपके घर में। इसलिए साहब, साहित्य अकादमी के इनाम के लिए मैं अपने पात्रों की जबान नहीं काट सकता। इस उपन्यास के पात्र भी कहीं कहीं गालियां बकते हैं। यदि आपने कभी गाली सुनी ही न हो तो आप ये उपन्यास ना पढ़िए। मैं आपको ब्लश करवाना नहीं चाहता। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने एक बहुत ही मकबूल टेलीविजन सीरियल के स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे। जी हाँ, महाभारत, जिसको बनाया था डॉक्टर B.R. चोपड़ा ने। मेरे इस टेलीविजन सीरियल को लिखने से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक साहब ने मुझसे पूछ डाला, आप मुसलमान होकर महाभारत की पटकथा और संवाद लिख रहे हैं, क्या आपको इसमें कठिनाई पेश नहीं आ रही है? मैंने जवाब दिया, श्रीमान, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं और फिर मुसलमान। रहा सवाल महाभारत का, वो हिंदुस्तान का एक प्राचीन ग्रंथ है। जितना आपका है उतना ही मेरा भी। बस उन साहब की बोलती ही बंद हो गई। अब देखिए, आम आदमी की तरफ से जब ऐसे सवाल उठते हैं तो उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब देश की सरकार ही इस तरह की बात करे तो क्या किया जाए? जी हाँ, टेलीविजन सीरियल महाभारत को लेकर दूरदर्शन में एक धर्म युद्ध छिड़ गया। चोपड़ा साहब पर काफी प्रेशर आने लगा कि वो राय साहब को सीरियल से निकाल दें क्योंकि वो मुसलमान हैं। लेकिन क्या कहने B.R. चोपड़ा साहब के, उनका कद और किरदार देखे जनाब। उन्होंने दूरदर्शन से साफ कह दिया कि मैं सीरियल बंद कर दूंगा लेकिन डॉक्टर साहब को सीरियल से नहीं हटाऊंगा। क्या बात।
मेरे पुरखों में गालिब और मीर के साथ सूर, तुलसी और कबीर के नाम भी आते हैं। लिपि के झगड़े में मैं अपनी विरासत और अपनी आत्मा को कैसे भूल जाऊं? न मैं एक लिपि की तलवार से अपने पुरखों का गला काटने को तैयार हूं, और ना मैं किसी को यह हक देता हूं कि वो किसी दूसरी की लिपि की तलवार से मीर, गालिब और अनीस की गर्दन काटते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तलवारों के नीचे गर्दनें मेरे ही बुजुर्गों की है। मैं हमेशा से देवनागरी स्क्रिप्ट के जरिए उर्दू जबान के प्रमोशन की बात कही है। शो के आखिर में आते आते राही साहब बहुत ही अफसुदगी के साथ कहते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए इस महान देश हिंदुस्तान की परंपराएं छोड़ रहा हूं। इस बात पर सदा फख्र रखना कि तुम भारतीय हो। तुम बुद्ध के हिंदुस्तान और परमवीर अब्दुल हमीद के गाजीपुर के हो। वतन मजहब नहीं जो बदला जा सके। कोई तुमसे हिंदुस्तानी होने का हक नहीं छीन सकता। तुम हिंदुस्तानी हो क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं। मैंने शुरू में कहा था कि मैं 3 माओं का बेटा हूं। नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और गंगा। मैं गंगा को हमेशा दूसरी मां मानता रहा। मैंने वसीयत की है कि गंगा के इस बेटे को मृत्यु के बाद उसी की गोद में सुला देना। वसीयत क्या करूं, किससे करूं आखिर? न जाने मौत किस आलम में आएगी, किसे मालूम वो मुख्तार या मजबूर आएगी। हंसती खेलती आएगी या जख्मों से बिल्कुल चूर आएगी। वतन में या वतन से दूर आएगी। वसीयत क्या करूं, किससे करूं आखिर? बहुत मुमकिन है जिसके हाथ में ये दास्तान आए वो मेरी ज़बां ही से न वाकिफ हो। वो मेरे सादा वो सदरंग अंदाज बयां ही से न वाकिफ हो। बहुत मुमकिन है वो खुशबू सी इस मासूम और बाद सबा की तरह अलहड़ दास्तां ही से न वाकिफ हो। तो फिर आखिर वसीयत क्या करे, कैसे करे, किससे करे कोई? सुना है मौत का एक दिन मुअय्यन है, तो फिर होगी किसे परवाह। न उसकी राह ताकता हूं न तकने का इरादा है। यही तो जिंदगी का एक तकाजा है। मैं इस दुनिया से क्या मांगू, मुझे बेचा है इस दुनिया ने बरसों। और ये दुनिया ड्राइंग रूमों, कहवा खानों और बेजान मैं खानों की ये दुनिया मुझे बिल्कुल ही भुला दे तो अच्छा है कि न जाने कितनी बार मेरी दास्तान में इसका नाम आएगा कि मुझको और मेरे फन को डसा है इन पुरानी नागिनों में, कहवा खानों और ड्राइंग रूमों की इन साल खुर्दा नागिनों ने। रूपों में इंसान के आकर मेरा फन मर गया यारो। मैं नीला पड़ गया यारो।
मुझको ले जाकर गाजीपुर में गंगा की गोदी में सुला देना। वो मेरी माँ है, वो मेरे बदन का जहर पी लेगी। हजारों बार खो चुकी है वो, मुझे खोकर वो फिर एक बार जी लेगी। वो मेरी माँ है, मगर शायद वतन से दूर मौत आए, बहुत ही दूर, इतनी दूर जहां से मुझको मेरी माँ के पास ले जाना नामुमकिन हो। वहां जिस शख्स के हाथों में मेरी दास्तान आए, वो खुशबू सी इस मासूम और बाद सवा की अल्हड़ दास्तां ही से न वाकिफ हो। वो मुमकिन है वो मेरी ज़बां ही से न वाकिफ हो, तो उससे ये वसीयत है कि वो ये कागज मेरे घर के पते पर भेज दे, और मुझको ले जाकर अगर खुद उसके अपने शहर में छोटी सी एक नदी भी बहती हो, मुझे वो उसकी गोदी में सुला दे और उस नदी से ये कह दे कि ये गंगा का बेटा आज से तेरे हवाले है। वो नदी भी मेरी माँ, मेरी गंगा की तरह मेरे बदन का जहर पी लेगी। वो नदी भी मेरी माँ, मेरे गंगा की तरह मेरे बदन का जहर पी लेगी। मेरे बदन का जहर पी लेगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये सहरंगेज पेशकश मैं राही मासूम का हिस्सा था, और इस पेशकश से न सिर्फ राही मासूम रजा की जिंदगी, उनका फन, उनकी जिंदगी का इल्मी सफर, उनके जिंदगी का सफर पर रोशनी पड़ती है, बल्कि एक फनकार से भी हम वाकिफ होते हैं कि एक फनकार का फन किस तरह बोलता है। मेरी मुराद विनय वर्मा साहब से है कि विनय वर्मा साहब ने जिस तरह से राही मासूम रजा के हवाले से मैं मासूम राही के हवाले पेश किया, उसके हिस्से को पेश किया, वो हम सब ने देखा कि किस तरह सहरंगेज कर दिया हम सब लोगों को। ये जो पेशकश थी मैं राही मासूम रजा, इसके कमोबेश 50 से 60 शोज हो चुके हैं, और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसके शो हो चुके हैं। और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े फेस्टिवल हैं, न सिर्फ उर्दू ड्रामा फेस्टिवल बल्कि जितने भी बड़े फेस्टिवल हैं, उन तमाम फेस्टिवल में इस पेशकश को शामिल होने का शर्फ हासिल है। और विनय वर्मा जी ने जिस तरह से पेश किया है, यकीनन इसे शामिल होना चाहिए था और हुआ है। जैसे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल है जो मुंबई में मुनक़िद किया जाता है, मिनर्वा नेशनल फेस्टिवल है जो कलकत्ते में होता है, प्रत्याय थिएटर फेस्टिवल है जो कोल्हापुर में है, भारत रंग महोत्सव दिल्ली जो 12वां भारत रंग महोत्सव था उसमें ये शामिल था, फिर 22वां नेशनल ड्रामा फेस्टिवल जो इलाहाबाद में मुनक़िद हुआ था उसमें ये पेशकश शामिल थी। मतलब 8वां वर्ल्ड थिएटर ओलंपियाड था जो चंडीगढ़ में मुनक़िद किया गया था, उसमें ये पेशकश शामिल थी। एफटीआई में इसे बहुत कामयाबी से पेश किया गया। एफटीआई में पेश करना अपने आप में एक फनपारे को बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मतलब जिसमें शर्फ हासिल होता है। वहां की लोग सोचते हैं कि वहां किसी तरह से मैं कुछ पेश कर सकूं, देखने वालों तक के लिए मतलब बहुत ही शर्फ माना जाता है। और विनय वर्मा जी ने वहां इस शो को वहां पेश किया है, और न सिर्फ पेश किया है, वहां जिस तरह से इसको एप्रिसिएशन मिला है वो उस वक्त हमें भी उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। जिस जमाने में ये पेश किया जा रहा था, मुझे लगता है कि वहाँ हैदराबाद में ये एक थिएटर है, वहां ये पेश किया गया था। उन दिनों में हैदराबाद में था, मुझे जहां तक याद आ रहा है ये। और चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर और बेंगलोर में भी इसे बहुत कामयाबी से पेश किया गया है, और गैर ममालिक में भी पेश किया गया है, पेश किया जा चुका है इसे। यही नहीं बल्कि विनय वर्मा जी के ज्यादातर ड्रामे जो है वो फेस्टिवल में शामिल हुए हैं, मुख्तलिफ फेस्टिवल में। और हैदराबाद, दिल्ली और दूसरे जहां भी ड्रामे खेले जाते हैं वहां आप मुख्तलिफ जगहों पर घूम कर थिएटर करते हैं, खेलते हैं। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि आप उर्दू में ड्रामे करते हैं, हिंदी में ड्रामे करते हैं और अंग्रेजी जबान में ड्रामे करते हैं। उर्दू और हिंदी को मैं अलग नहीं मानता, जैसा अभी ये कहा गया कि
खुद राही मासूम रजा जो उर्दू को देवनागरी रस्म खत में उसकी पॉपुलरिटी चाहते थे, और ड्रामे के तौर पर ये उर्दू हिंदी ये सिर्फ रस्मुल खत ही रह जाता है, लिपि ही रह जाती है, पेशकश एक ही होती है। ये वो मकालमे की जबान है, वो किरदार की जबान है। एक किरदार जैसा है वो उस तरह की जबान बोलेगा। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपने बहुत सारे ड्रामे जो किए हैं, इवन नट सम्राट के भी आप डायलॉग देखें तो उसमें आपको वही उर्दू की झलक मिलेगी, और आप अगर राही मासूम रजा भी आपने जैसे देखा कि यहाँ भी हिंदी में के आपको ये मिलेंगे, तो वो मौके की मुनासबत से और किरदार की जबान चूंकि होती है तो इसलिए रस्म खत की जबान नहीं होती है। तो मैं उर्दू हिंदी ड्रामे को मैं एक ही मानता हूँ। विनय वर्मा जी पहले थिएटर में जो आए, इससे पहले बैंक में मुलाजिम थे, और पैशन जो विनय वर्मा जी का है कि वो पैशन के तौर पर वो यहाँ आए, थिएटर में आए, और आपका जो मानना है कि पैशन के लिए काम करना चाहिए, और पैशन जो होता है वही सब कुछ होता है, यानी वन लाइफ वन पैशन, ये आपका एक तरह का स्लोगन है जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा कि वन लाइफ वन पैशन, और वो वन पैशन विनय वर्मा जी का थिएटर एक्टिंग और परफॉर्मेंस ही है। तो आप बैंक में मुलाजिम थे और बैंक से थिएटर में आप आए, बैंक की नौकरी छोड़कर, ये नहीं कि वो करते हुए, उसे छोड़कर आप थिएटर में आए। तो ऐसी उस वक्त, ये 1980 की बात है, जब आप शायद वहां से आए, तो अब से 30 बरस पहले, 33 बरस पहले आपने एक मुलाजमत को छोड़कर अपने पैशन के लिए, लाइफ के पैशन के लिए जो थिएटर कैफ था, ऐसे कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सा मुहर्रिक था जिसकी वजह से आप मुलाजमत को छोड़कर थिएटर की तरफ आए? और पहला ड्रामा जो है वो कॉफी हाउस में इंतजार, कि आप उन्वान से ही समझ सकते हैं कि कोई उर्दू हिंदी थिएटर नहीं है, वो थिएटर है, उस तरफ आप आए। तो वो उस मुहर्रिक को हम लोग जानना चाहेंगे, क्या वो मुहर्रिक? काज़िम साहब, ये और एक बात और वाजे कर दूं मैं यहाँ पर कि मैं बैंक की नौकरी में बहुत बाद में चढ़ा। मैं थिएटर से मेरा लगाव जब मैं मास्टर्स कर रहा था सोशियोलॉजी में, उसी वक्त मेरी पहली आमद हुई स्टेज पर, और उसके बाद पढ़ाई पूरी की मैंने, एमफिल रिसर्च आधे में छोड़ दिया। मैं मेडिकल सोशियोलॉजी में रिसर्च कर रहा था और जेएनयू में भी मुझे दाखिला मिला था, लेकिन चूंकि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मुझे मिला था और घर पर ही कन्वीनियंस थी मेरी, तो मैं वही कंटिन्यू मैंने की। और लेकिन जो छटपटाहट होती है वो छटपटाहट एक तरह से शुरू हो गई थी। मैंने देख लिया है सब, मैं एक प्रोग्राम करना शामिल। तो अलग अलग मुख्तलिफ नौकरियां मैंने की, और लेकिन साथ साथ थिएटर करता रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एमेचर थिएटर की हालत सारी दुनिया में एक जैसी है कि वो आपको कोई किसी तरह के माशियात में वो आपको इन्वॉल्व नहीं होने देता, और उसको आप पैशन के तौर पर ही आप परस्यू कर सकते हैं। तो कई नौकरियां मैंने बदली, और आखिरी नौकरी और नौकरियां करते हुए भी मैं थिएटर करता रहा। कभी कोई टेलीविजन सीरियल मिल जाता था तो कर लेता था, लेकिन रूह मेरी हमेशा थिएटर के आसपास भटकती रहती थी। तो बैंक की नौकरी भी जब मैं करता था तो थोड़ा सा फिल्मों का भी काम मेरा शुरू हो गया था, टेलीविजन का काम भी थोड़ा सा बढ़ गया था उन दिनों। और हैदराबाद जैसे शहर में एक तो थिएटर करना और दूसरे हिंदी उर्दू थिएटर करना एक अपने आप में एक मुअम्मा है, समझिए आप यूं। तो मैंने थिएटर के लिए नौकरी छोड़ी जरूर, लेकिन नौकरी करते हुए मैं थिएटर करता था। और एक स्टेज आता है, जैसे एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है आपकी जिंदगी में कि आप दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होता है, अपने सारे पुल पीछे के आपको जलाने पड़ते हैं, सारे ताल्लुकात आपके पूरे आपको तोड़ने पड़ते हैं। अगर एक नई मंजिल की तरफ आप जाना चाहते हैं, या वो मंजिल जिसको आपने पहले सेट की थी अपने जहन में उसकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैंने बहुत बड़ी, अपने हिसाब से जिस तरह के मिडिल क्लास फैमिलीज की कुर्बानी आप कह सकते हैं उसको, वो मुझे करनी पड़ी। और मैंने एक बार ही फैसला ले लिया बिला सोचे समझे, मैं कूद पड़ा उसमें। जैसे कहते हैं कि जब आप when you fall in love you fall in love and there's nothing looking back। तो उस तरह का मेरा डिसीजन था। काफी जिद्दोजहद मुझे करनी पड़ी। पैसा कितना आपके पास रह सकता है, कितनी सेविंग रह सकती है, और थिएटर आपको पैसा देता नहीं है। पैसा आपको आज भी हमको अपनी जेब से लगा के करना पड़ता है।
तो लेकिन पैशन जो है अंदर, वो जो ज्वालामुखी जिसको आप कहते हैं, जो बार बार फूटती रहती है, जो लावा बार बार निकलता रहता है, वो आपको सोने नहीं देता, वो इंस्पायर करता रहता है आपको कि आपको कुछ करना है। और यही एक वजह रही कि मुझे अगर कुछ करना है तो मैंने सोचा कि मुझे इसी फील्ड में करना है। हालांकि काफी प्रेशर मुझ पर था कि मैं उन दिनों कोई और नौकरी देख लूं, कुछ और कर लूं, कई जगह से ऑफर भी आए, लेकिन एक बार मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे उस तरफ रुख करना ही नहीं है। मैं अपनी दिशा बदल चुका हूँ, मैं अब इस तरफ आ चुका हूँ और मैं यहाँ से पलट नहीं सकता। और वो मेरी जिद, वो मेरी जिद्दोजहद और मेरे अजदाद का आशीर्वाद आप कहें, और जो माहौल में जो पॉजिटिविटी रही, जो फैमिली का सपोर्ट रहा, वालदैन का हाथ मेरे सर पे आज भी है, और भी फैमिली के लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहा, तो मैं इस मुकाम पर आज पहुंचा हूँ। आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत भी साथ रही, अब बस यही, और कुछ खास नहीं। जी, आप लोग खातिम हजरात के विनय वर्मा साहब के जबान से भी लुत्फ अनंदोज हो रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि किस तरह की जबान एक थिएटर वाला ही तरह की जबान इस्तेमाल कर सकता है। और उर्दू थिएटर वाला जो आप देखें कि अब इसे हम खाली उर्दू कहें या हिंदी कहें या थिएटर की जबान कहें, मैं इसे उर्दू कहूंगा, विनय जी हो सकता है कहें कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन दरअसल ये परफॉर्मेंस की जबान है कि बिल्कुल परफॉर्म करने वाला बिल्कुल वही जबान बोलता है जो बल्कि बल्कि काजिम साहब, जब मैंने बिरजीज कदर का कुंबा किया था, रघुवीर साहे जी का ट्रांसलेशन था, और तर्जुमा जहां तक मेरी जबान की नॉलेज है, इल्म है, वो मुझे उर्दू में ही लगा। उर्दू ही है, लेकिन जी उर्दू ही है। लेकिन कुछ उर्दू ना जो शो देखने आए थे, उन्होंने कहा कि विनय भाई, ये इसमें उर्दू का है, ये तो हिंदी नाटक आपने किया। अब वो आप बात उसको समझ की समझे, या ये समझे कि यही तो थिएटर है कि जब इसे त्रिपुरारी शर्मा ने किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा के लिए, इसी ब्रिटिश कदर के कुंबा को, जी वो एक अलग निकल करके आई थी ये चीज, और वही रघुवीर शाह जी का ही ट्रांसलेशन था वो भी। तो ये ट्रांसलेशन बहुत खेला गया है और बहुत मकबूल भी हुआ है, और इसमें सोशली बहुत रिलेवेंट वो प्ले है। और अपने एमेच्योर थिएटर की बात की तो मैं ये मानता हूँ कि दरअसल एक्चुअल थिएटर या रेलिवेंट थिएटर वो एमेच्योर थिएटर ग्रुप ही कर रहा है। बिल्कुल सही। सूत्रधार, आपका ग्रुप सूत्रधार पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा है जी। और सिर्फ सूत्रधार ही नहीं, बल्कि जितने एमेच्योर ग्रुप हैं एक्चुअल थिएटर की खिदमत वही कर रहे हैं और एक्चुअल थिएटर वो कर रहे हैं। मैं माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि जितने भी बड़े अदारे हैं थिएटर के, जिनके पास थिएटर करने के लिए बजट है और अच्छा खासा पैसा है, तो वो सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम और इसका प्ले तो करते हैं। वो सेट का कॉस्ट्यूम पे प्ले कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम का प्ले कर सकते हैं, लाइट्स का प्ले कर सकते हैं, और क्या क्या स्टेज पर जादू दिखा सकते हैं। लेकिन रेलिवेंट थिएटर जिसको हम कहते हैं, सोशली रेलिवेंट थिएटर कहते हैं या एक्चुअल थिएटर हम कह सकते हैं, वो वहां देखने को बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है। तो एमेच्योर थिएटर, आप जैसे लोग जो थिएटर कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तानी थिएटर जो कर रहे हैं, वो एक्चुअल थिएटर की खिदमत कर रहे हैं। और आपको जब हम देखते हैं कि आपके थिएटर के बारे में आपसे मुलाकात भी बहुत पहले की है और उससे वाकिफ भी हूँ मैं, कि आपने डायरेक्शन भी किया है, आपने एक्टिंग भी की है, और अगर 2 दर्जन ड्रामे के डायरेक्शंस की हैं आपने, तो 4-5 दर्जन ड्रामे में एक्ट किया है आपने, यानी कमोबेश 50 के आसपास ड्रामे में एक्टिंग किया है आपने। और उसको जब हम देखते हैं कि वो अलग अलग प्लेस है और अलग जबान में है, तो उसमें आप कहने के अंग्रेजी में भी है और हिंदुस्तानी में भी है। हिंदुस्तानी में ये कह रहा हूँ, उर्दू हिंदी ड्रामे वो मैं हिंदुस्तानी कह रहा हूँ, या उर्दू में भी है वो प्ले। जैसे मैं राही मासूम, ये कंजूस मक्खी चूस, नीम हकीम खतरा जहां, या एक हलीम बिरयानी भी आपका बहुत खास हैदराबादी लहजा जो हमारा है, हैदराबादी लहजे में, और वो खास कॉमिक एक कह लिए तंज मजाक का वो ये था। या आपने मंटो को किया है, इसमें चौथाई को किया है आपने, इसमें ये किया है, यानी आरोप से लेकर के। और आपने जो प्लेज मतलब देख रहे हैं कि आधे अधूरे तक या आधी रात के बाद तक जो आपके अदाकारी आपकी है,
एज एन एक्टर इन प्लेज में है। तो ये जो मुख्तलिफ तरह के प्लेज में आप एज एन एक्टर आपने जो परफॉर्म किया है, ये चीजें आई है सामने, तो उसमें एज एन एक्टर आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि एक कैरेक्टर से निकल करके दूसरे कैरेक्टर में जाना, और आप मुसलसल कर रहे हैं आप, तो उस प्रोसेस को किस तरह से आपने महसूस किया, और उन प्लेस को करने के बाद आपको क्या लगा, किस तरह से चीजें सामने आई समाज को लेकर के, यूथ को लेकर के, आपको एज एन आर्टिस्ट? काजू साहब, जब हम घर में होते हैं तो एक अलग माहौल होता है, हम अलग तरह से बर्ताव करते हैं अपने लोगों के साथ, हमारा पहनावा कुछ अलग होता है और बड़े बेतकल्लुफ हम रहते हैं। आप समझ लीजिए कि शाम में हमको किसी दावत में जाना है या वलीमे में जाना है या कोई बहुत बड़े फंक्शन में हमको जाना है, तो हम बाकायदा उसकी तैयारी करते हैं। अच्छे खासे कपड़े निकालते हैं, देखते हैं काफी देर के मौके के एतबार से क्या मैं पहनूं और मैं कैसा लगूंगा और मुझे किस तरह से वहां बिहेव करना है, कैसा मेरा बर्ताव रहेगा, मैं लोगों से कैसे मिलूंगा, ये आपके जहन में बात चलती रहती है। और जो ही आप उस इनफॉर्मल माहौल से निकल के बिल्कुल ही एक तकल्लुफ शुदा माहौल में जब चले जाते हैं, तो आपका बर्ताव खुद ब खुद बदल जाता है। बिल्कुल। तो ये आप कैरेक्टर आपने बदल दिया फौरी, उसके लिए कोई डायरेक्टर आपके सामने नहीं था। तो यही चीज जब आप स्टेज पर इसको तर्जुमा करते हैं, जब परफॉर्म करना चाहते हैं आप, तो आपको उस कैरेक्टर की जहनियत के अंदर जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे 5 W's की हम बात करते हैं, 5 wives and 1 husband, why, what, where, when, who and फिर how, ये सारी चीजें जब आपके जहन में आ जाती है, तो वो कहते हैं कि जैसे गेटिंग अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा ये आदमी अगर बैठेगा तो किस तरह के इसके जेस्चर्स होने चाहिए, किस तरह से अपने किरदार के मर्तबे को वो बनाए रखेगा स्टेज पर उस किरदार में। मान लीजिए कि वो डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर कितना मोतेबर दिखेगा, पहनावा तो एक्सटर्नल हो गया, लेकिन जो उसकी सोच है, वो उसकी सोच उसको परफॉर्मेंस के लिए प्रोपेल करती है, उसको वो आगे बढ़ाती है। और उस कैरेक्टर में जाने के लिए मैं हमेशा अपने एक्टर्स को यही कहता हूं कि एक्टर इज स्विच ऑन स्विच ऑफ। ये नहीं कि भाई मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मैं जरा वक्त चाहता हूँ इस कैरेक्टर में डूबने के लिए, जाने के लिए, तैरने के लिए, वगैरह वगैरह, ये सारी सब लफाजियां हैं। एक्टर का फर्ज होता है कि जब उसको किरदार दिया जाए, जब उसको डायलॉग दिए जाए, जब उसको सिचुएशन दी जाए, उसका फर्ज बनता है कि वो फौरी उसमें मुब्तला हो जाए। देयर इज नो एक्सक्यूज। यस। और उसी के बरखिलाफ जैसे ही वो अपना किरदार निभाए, वापस अपनी असली जिंदगी में आ जाए। बिल्कुल। ये नहीं कि उस कैरेक्टर में डूबा रहे, और मान लीजिए वो अगर शराबी का रोल कर रहा है तो रोल खत्म होने के बाद भी बाहर आके आप लहर रहे हैं, झूम रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट एक्टर। यस। एक्टर वही होता है जो कैरेक्टर में फौरी घुसे, हैदराबादी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, घुसे, और फौरी उसके बाहर निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह की ग्रिलिंग भी जब मैं डायरेक्टर बनता हूँ, और मेरा जो सफर रहा है वो एक्टर टू डायरेक्टर रहा है। बिल्कुल। तो मैं जब डायरेक्ट करता हूँ तो मैं एक एक्टर की नफ्स को पहचानने की कोशिश करता हूँ, ना कि सिर्फ एक खालिस डायरेक्टर की तरह मुझे ये चाहिए। हाँ चाहिए तो ये तो चाहिए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक बतौर एक्टर सामने वाले की लिमिटेशन क्या है। तो मुझे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत से ज्यादा मुझे उसकी कमजोरियों पर ध्यान देना पड़ता है, और उसकी कमजोरियों पर काम करना पड़ता है, बल्कि उसकी कमजोरी को उसकी ताकत बनानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट मैं करता हूँ स्क्रिप्ट में और कैरेक्टराइजेशन में। बिल्कुल। बस ये बल्कि एक जिस तरफ मैं जाना चाह रहा था, आपने उस तरफ खुद रुजू किया कि हिदायतकार, जब एक अदाकार हिदायतकार होता है जी, तो वो अदाकार के लिमिटेशन डिमिटेशन दोनों समझता है कि इसके अंदर कितनी तवानाई है
और इसके अंदर क्या कमजोरी है। जैसा कि आपने कहा कि उसकी कमजोरी को हमें उसकी खूबी के तौर पर पेश करना होता है उनकी चीजों को, ताकि वो, और तभी वो एक अच्छा हिदायतकार भी है। कि अगर वो एक्टर को नहीं पहचानता है तो फिर उसकी हिदायत उस तरह से नहीं हो सकती है या उसमें वो क्वालिटी नहीं आ सकती है। तो एक एक्टर को तो हमेशा ये मदद मिलती है कि वो हिदायतकारी में उसको, एक्टर को पहचानना, उनकी लिमिटेशंस को जानना, उसकी मुनासबत से उससे चीजें करवा लेना। लेकिन जब एक हिदायतकार यानी एक अदाकार खुद भी स्टेज पर हो और हिदायतकारी भी कर रहा हो, तो वो एक नया चैलेंज होता है कि आप अपना कैरेक्टर भी कर रहे हैं और बहैसियत हिदायतकार दूसरे कैरेक्टर पर भी नजर रखे हुए है कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो हमें चाहिए वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। उस चैलेंज को किस तरह से आप लोग ने नवाज़मा हुए? ये हमेशा रूबरू आता ही रहता है ये सवाल। जी, हमेशा आपके साथ कुछ ज्यादा आता है। मेरे साथ कुछ ज्यादा ही होता है। ज्यादा है क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम प्लेस में आपने खुद अदाकारी भी की है। जी, बहुत से प्लेस में। अच्छा, उसकी वजह ये है कि एक एक्टर कम हो जाता है सरदर्दी मोलने का। जी, एक तो खूबी ये है, लेकिन दूसरी तरफ हमें भी ये है कि आप नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो इट इज लाइक बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। यस। तो जब मैं करता हूँ और जब आप किरदार में रहते हुए जब आप हिदायतकारी कर रहे हैं और लग रहा है कि सामने वाला बिल्कुल उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, आपका दिमाग अंदर खराब हुआ जा रहा है और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उस खराब दिमाग को चेहरे पर ना लाया जाए, बल्कि आप उस वक्त एक अदाकार की तरह ही पेश आए, ना कि एक हिदायतकार की तरह। और ये अमूमन होता ही रहता है, जबकि शो के दिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहैसियत इंसान, ये जो हमारी जहनी फितरत है, ये तो सामने आ ही जाती है। कई बार आपका दिमाग खराब भी हो जाता है, लेकिन चैलेंज ये होता है कि उस वक्त आपको अपने आप को बोलना पड़ता है। मैं रिहर्सल की बात नहीं कर रहा, रिहर्सल पर बाद में आता हूँ। स्टेज पर जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस वक्त आप सिर्फ एक एक्टर हैं। बल्कि मैं जब एक्टिंग नहीं कर रहा हूं और सिर्फ हिदायतकारी कर रहा हूं, तो मैं अपने एक्टर से ये कहता हूं कि एन एक्टर हैज टू बी ओबीडियंट ऑलवेज। फर्मा बरदारी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक एक्टर की, क्योंकि एक एक्टर बड़ा खुदगर्ज इंसान होता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो छोटे से छोटा रोल भी अगर अदा कर रहा हो तो उसको लगता है कि मेरा सबसे अहम रोल है। समझने में खवात नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि सारा फोकस मुझ पर ही रहे। मैंने उसको खा लिया, मैं इसको खा गया, मैंने डायलॉग डिलीवरी अच्छी करी। इस माइंडसेट से एक्टर्स को निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक्टर के सामने जो पस मंजर होता है वो ये होता है कि मैं कैसे कर रहा हूं, बल्कि ये नहीं कि मैं कहानी को कैसे आगे बढ़ा रहा हूं। वहां मदाखलत होती है हिदायतकार की, जब वो कहता है कि भैया ये विजन जो है ये किसी और का है, क्योंकि मैं पूरी कहानी देख रहा हूं, आप सिर्फ अपने किरदार को देख रहे हैं, अपने डायलॉग को देख रहे हैं, अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं। आप वो ना देखें, आप मेरे विजन को फॉलो करें, उसमें अपने आप को आप ढालें और फिर कहानी को आगे बढ़ाएं। और सबसे आखिरी इंस्ट्रक्शन ये होती है कि जब पर्दा उठता है तो डायरेक्टर खत्म हो जाता है। 3-4 महीने के जो रिहर्सल आप करवाते हैं, जो रगड़ाई आप करवाते हैं, जो मठारते हैं एक्टर को, उसके बाद मान लीजिए स्टेज पर जाकर वो खुद अपने आप से जो मर्जी आए वो करता है, तो आपको सिवाय सर फोड़ने के और कुछ नहीं है आपके पास जाना। लिहाजा एक्टर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है थिएटर में बनिस्बत फिल्म के, क्योंकि फिल्म में कट बोलने की गुंजाइश बन जाती है फौरी, जबकि थिएटर के परफॉर्मेंस में नहीं होती है। वहां तो एक्टर को जिम्मेदारी पूरी लेनी पड़ती है वहां पर। सो द डायरेक्टर इज डेड व्हेन द कर्टन राइजेस। नाटक अच्छा हुआ तो बोले वाह भाई क्या परफॉर्मेंस किया यार, तूने तो फाड़ डाला यार, तूने तो ये कर दिया यार, तूने तो वो कर दिया। अच्छा, मान लीजिए ड्रामा खराब हो जाता है, कौन डायरेक्टर है यार, तुम लोगों से काम नहीं करवा सका, देखो कुछ और। ये बड़े शिकंजे में फंस जाता है जो सो कॉल्ड डायरेक्टर होता है। तो इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब, लेकिन वो करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल, और वो करने में मजा आपको इसलिए भी ज्यादा आ रहा होगा कि दोहरे किरदार में आप एट अ
टाइम स्टेज पर होते हैं, वो रिहर्सल में हो या परफॉर्मेंस में हो, कि एक अदाकार भी वहां मौजूद है, एक हिदायतकार भी मौजूद है। और थिएटर को तो मुझे लगता है कि जनरली ये होना चाहिए कि ये एक्टर का मीडियम है, जिसको हम बिल्कुल। डायरेक्टर के ऊपर जो हम सारी चीजें जिम्मेदारियां डाल देते हैं, जी और फिल्म जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, जिसको हम एक्टर से पहचानते हैं। बिल्कुल। ये तो थिएटर के साथ तो खैर मुझे लगता है कि जाती है कि हम एक्टर, चूंकि फाइनल एक्टर है, और यही वजह है कि एक्टर की अपनी पूरी ज़हनी कैफियत, जिस वक्त परफॉर्म कर रहा है उस वक्त के माहौल, उस वक्त के हालात और हालात। जो चीजें हैं उसकी मुनासिबत से वो परफॉर्म करता है। यही वजह है कि ड्रामा जो है वो 10 मिनट ज्यादा भी हो सकता है, 10 मिनट कम भी हो सकता है, एडिट भी हो सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है, इम्प्रोवाइज भी कर सकता है। जी जी। और चीजें कभी टेक्निकल चीजें सही वक्त पर पहुंच गई तो अच्छा हो गया, कभी कभी टेक्निकल चीजें भी आपको परेशान कर दी। और एक्टर की जिम्मेदारी थिएटर में इसलिए भी ज्यादा ये है कि एक एक्टर एक लाइन के जरिए, एक मूवमेंट के जरिए, एक जेस्चर के जरिए, एक पोस्चर के जरिए प्ले को उठा भी सकता है, प्ले को गिरा भी सकता है। बिल्कुल। तो ये जो है जिम्मेदारी ज्यादा है, और इसलिए उसको उसका ये होना चाहिए। और आप एक बेहतरीन अदाकार के तौर पर, एक्टर के तौर पर सामने हैं, जिसके हिदायतकारी में भी इस्मत पर हो या महलका बाई हो या बिजनेस का कुंबा हो या नीम हकीम खतरा जहां हो या इस्मत पर जो प्ले आपने किए हैं या कंजूस में खींचूस आपने किया है, तो ये तमाम प्लेस को जब हम देखते हैं तो एक कामयाब प्लेस आपके, ज्यादातर या कह लें कि तमाम प्लेस जो है वो कामयाब है और ऑडियंस को याद है। कई बात अपने थिएटर के दोस्तों से बात होती है और आपका नाम आता है तो कभी कभी आपका नाम लोग भूल जाते हैं, आपके प्रोडक्शन का नाम याद रहता है। अच्छा वो ये बहुत अच्छी बात। अच्छा वो राही ये मासूम बहुत अच्छी बात वाले, ये मैंने देखा है कि जो थिएटर के मेरे दोस्तों से बात होती है, वो कोल्हापुर में हो, वो भिवंडी में हो या बॉम्बे में हो या दूसरी जगह में हो, तो कभी कभी होता है कि हैदराबाद में अरे विनय भाई ने बड़ा अच्छा प्रोडक्शन किया, अच्छा वो कंजूस वाले, अच्छा वो राही वाले या हलीम बिरयानी वाले। तो उस तरह से ये चीजें हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है कि थिएटर को थिएटर से याद रखा जाए, बिल्कुल सही। नाम से ये ना हो, और शख्सियत से नहीं, शख्सियत से बिल्कुल है उसकी शख्सियत के बजाय वो थिएटर सामने रहे। बिल्कुल। और आपके ज्यादातर थिएटरों में हमें ये देखने को मिलता है। तो इसके पीछे जो आपकी अपनी मेहनत है, 3 महीने 4 महीने, कभी कभी और ज्यादा काम आप करते हैं, फिर उसको सामने लेकर के आप आते हैं। तो उसमें आप, जैसे पृथ्वीराज कपूर के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि वो फिल्मों से कमाते थे और थिएटर में गंवाते थे, और एक्चुअल एमेच्योर थिएटर करने वाले लोग जो है उससे कम से कम अपनी दाल रोटी भी नहीं खा सकते हैं। नहीं सवाल ही नहीं, ऐसे ही गंवाना है उसको, पानी पी ले काफी है। तो वो भी किसी और से ही मिलेगा, आपसे नहीं मिल सकता है वो पानी। क्योंकि कई बार मेरे दोस्त, जैसे मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और जेएनयू में जाकर रिहर्सल करता हूँ मैं, तो कई मेरे दोस्त हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि अरे कितना मिल जाता है तुम्हें वहां से जो तुम अपना करके जाते हो। तो मैं कहता हूँ मिलता नहीं है, बल्कि अपनी जेब से भी कुछ खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। तुम क्यों करते हो, तुम्हारे तुमसे बेवकूफ तो कोई है नहीं। तो थिएटर वाले ये बेवकूफी भी करते हैं, और बिल्कुल करते हैं जो आप ये है। और फिल्मों से चूंकि आप जो थिएटर को इतनी दे रहे हैं एनर्जी और दे पा रहे हैं, वो फिल्म है। और फिल्में भी आपने, बहुत सारी फिल्में आपने की है, जैसे हिंदी की मुझे लगता है कि कमोबेश 10 से 12 फिल्में आपने की है कि, और बड़ी फिल्में सब है कि 16 दिसंबर जैसे फिल्म है, रुद्राक्ष जैसी फिल्म है, मुखबिर है, नॉकआउट है, हाँ बॉबी जासूस, सब बहुत मकबूल फिल्में हैं और रिकॉग्नाइज्ड जर्सी फिल्म की थी, जर्सी है। तो इस तरह से बहुत सी मकबूल फिल्में हैं, या फिर ये है बारक, ये है वो फिल्में हैं। तो इन फिल्मों, एक तरफ आप थिएटर करते हैं, दूसरी तरफ फिल्म करते हैं, थिएटर की एक्टिंग करते हैं और फिल्म की भी एक्टिंग करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा एक मौका है हमारे सामईन और नाजरीन और थिएटर के दोस्तों के लिए कि इन दोनों की एक्टिंग में क्या आपको फर्क महसूस होता है, और क्या सहूलत आपको मिली है, और क्या परेशानियां आती हैं इन दोनों को अदा करने में। अब्दुल साहब, आजकल जो ये इसकी तमीज कम हो गई है, यानी ये जो फर्क है वो काफी धुंधला हो गया है आजकल। किसी दौर में ऐसा हुआ करता था कि कोई थिएटर वाला एक्टर आता था सिनेमा में, लोगों को लगता था कि इसकी बड़ी लाउड एक्टिंग है, क्योंकि उन दिनों में जो ऑडिटोरियम थे और जिस तरह का मेकअप हुआ करता था, जिस तरह की लाइटें थी और जिस तरह का साउंड सिस्टम था, उसमें
जो बॉडी लैंग्वेज कह लीजिए या आप आवाज का थ्रो जो हुआ करता था वो बड़ा एक अलग था। जैसे पृथ्वीराज कपूर साहब और सोहराब मोदी साहब और सारे जितने लोग बड़े धुरंधर हुए हैं, ये इनका बड़ा अलग, एक अलग से उनको समझ में आता है। फर्क इतना होता है काज़मी साहब कि जब आप थिएटर से सिनेमा की तरफ जाते हैं या सिनेमा में आप काम करते हैं, एक तो ये है कि आपको अडेप्टेबल बनना पड़ता है, आपको मीडियम को अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए आप एक 10-12 साल तक आपने टू व्हीलर चलाई और वन फाइन डे आपने कार खरीद ली, तो आपको रोड के नियम के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से आपको कार चलानी है, वैसे नहीं चलानी है जैसे आप स्कूटर चलाते थे या टू व्हीलर चलाते थे। तो यही प्रिंसिपल जो है आपको वहां पर आपको अमल में लाना होता है कि कैमरा की रेंज आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई कैमरा इतनी दूर है तो मुझे इतना अंडर प्ले करना है या इतने ज्यादा एक्सप्रेशन देने हैं। तो उसमें होता यह है कि जो आवाज का जो कैसे कहूँ इसको, बल्कि द यूज ऑफ पॉज, वक्फा जो आप जो इस्तेमाल करते हैं, ये खालिस फिल्म एक्टर नहीं कर सकता। जो मान लीजिए कि जो सीधा फिल्मों में आया हो वो ये पॉज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसने थिएटर किया हो, जिसने थिएटर में डूब कर काम किया हो, जब वो फिल्म का काम करता है तब पता चलता है लोगों को कि भैया आप थिएटर के हैं क्या। तो मैं पूछता हूं क्यों आपने ये सवाल किया? नहीं, जो थिएटर के लोग जो पॉज लेते हैं सही जगह पर और जिस तरह का स्ट्रेस देते हैं अल्फाज पर जहां देना चाहिए वहां, और जिस तरह से आवाज को कंट्रोल करके बात करते हैं, उससे लगता है कि आप थिएटर के हैं। तो यही फर्क है। बिल्कुल। बाकी तो फिर वो डायरेक्टर तो रहेगा ही वहां पे जो बोलेगा कि भैया आप ये पॉज वॉज मत लीजिए, आप सीधे सीधे डायलॉग बोलिए और निकल जाइए। तो एक फर्माबरदार एक्टर की तरह आपको वही करना होता है। बाकी भाड़ में जाए आपका पॉज, आपका स्ट्रेस और आपकी शान जो मैं थिएटर में करता हूँ, मैं इस तरह से मैं पॉज लूं क्या, मैं इस तरह से ये करूं क्या, अरे भैया जरूरत नहीं है, आप इतना बोलो और निकल जाओ। जो आपको सिनेमा वो आजादी नहीं देता है। और सिनेमा आपको आजादी नहीं देता तो कई थिएटर के जो एक्टर हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अडेप्ट कीजिए। तो ये भी तो मीडियम आपका पसंदीदा मीडियम है, आपको एक्सपोजर चाहिए, तो वहां आप उस मीडियम के हिसाब से आप ढल जाइए वहां पर। क्यों खामखा आप अपने थिएटर का जुनून वहां पे आप दिखाना चाहते हैं लोगों को? यही एक फर्क है और कुछ नहीं। एडेप्टेशन बिल्कुल। और उसमें यह है कि जैसे हम ये कहते हैं कि वहां हमारे पास थिएटर में हमारे पास कुछ फीट के या कुछ मीटर के फासले पर ऑडियंस होती है जी, और उसके लिए हमें परफॉर्म करना होता है या थ्रो करना होता है। जी। और फिल्मों में जनरली देखा गया है कि आपके बिल्कुल गर्दन के नीचे आपकी ऑडियंस है, बिल्कुल वॉइस के लेवल पर। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको परफॉर्म करना होता है कि आपको एक लगा दिया गया है और आप वहां से सांस भी आपकी जो है कि वो आपको सुनाई देती है वहां, और उस मुनासिब से कंट्रोल करना है आपके अपनी सांसों पर। और यूं भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है थिएटर एक्टर के लिए, क्योंकि वजूद इसके के थिएटर की थिएटर एक महदूद मीडियम है स्ट्रक्चरली जिसको हम कहते हैं, और सिनेमा वो नहीं है जो फाइनली आप देखते हैं जब शूट कर रहे होते हैं आप, तो सिनेमा एक बड़ा टेक्निकल सा मीडियम हो जाता है। थिएटर की स्पेस आपको कैसे यूज करना है आपको पता है कि मुझे इस वक्त ऐसा मूवमेंट लेना है और यहां जाकर इस तरह से इस एंगल पे मुझे खड़ा होना है। सिनेमा वो आपको आजादी नहीं देता। सिनेमा आपको वो आजादी इसीलिए नहीं देता क्योंकि कैमरा उसकी इजाजत उनको नहीं देता। कैमरा का लेंस और लाइट ये कहता है कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे ही, क्योंकि हम इस शॉट को चीट कर रहे हैं। और जब वर्ड चीट आ गया तो फिर आप भी चीट बन जाइए, बिल्कुल चीटर हो जाइए फिर आप। चीट, क्योंकि एन एक्टर इज एन ऑनेस्ट लायर। एक बहुत ईमानदारी से झूठ बोलने वाला इंसान होता है एक्टर जब वो किरदार में होता है। तो आप सुन लीजिए, मान लीजिए उनकी बात। मुझे भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कभी कभी कि मुझे लगता है कि जो मूवमेंट मैंने यहाँ लेकर इस तरह का मैंने पोस्टर दिया है ये बड़ा मौजू है इस सिचुएशन के लिए, और इस शॉट में वो ठीक भी हुआ। लेकिन जब उसी का जब आप दूसरा शॉट दूसरे एंगल से दूसरा लेंस लगाकर आप लेते हैं, उसमें उसकी जरूरत नहीं। बिल्कुल।
ये तो adaptation, हाँ, उसका एडेप्टेशन एक तो बहुत अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है कि कहीं भी, और एक एक्टर के लिए सबसे लाजमी चीज जो होती है वो एडेप्टेशन ही होती है कि आप अलग स्क्रिप्ट को अडेप्ट कर रहे हो, अलग डायरेक्टर को अडेप्ट कर रहे हो, अलग मीडियम को अडेप्ट कर रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो है, और दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस है कि स्टेज पर हम एज ए होल एक्टिंग करते हैं, पूरी बॉडी से एक्टिंग करते हैं, पूरे स्टेज पर एक्टिंग करते हैं हम, और वहां भी अपने लिमिटेशन है कि हम कितना, एक स्टेप है तो एक स्टेप के बाद अगर हमें स्पॉट दिया गया है तो हमारी लिमिटेशन है कि वही हम आएंगे। अगर कोई हमने हमने अगर क्रॉस यूज किया है तो हमें उसी लाइन में खड़ा होना है, तो उसके अपने लिमिटेशंस हैं, और फिल्म के अपनी पॉजिटिव चीजें भी हैं, और वहां बिल्कुल है, बिल्कुल कैमरा है तो कैमरे का लेंस हमें कितना ही फ्रेम दे रहा है, उस फ्रेम से हम बाहर नहीं हो सकते, जैसे स्टेज का हमारे पास जो फ्रेम है वो दोनों चीजें की है। लेकिन फिर फिल्मों में भी जैसे जबान बदलती है, आपके साथ एक बड़े आदमी से हम लोग बात कर रहे हैं, खातिम मोहम्मद के एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हमारे सामने है विजय वर्मा जी की शक्ल में, कि जिन्होंने थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, वेब सीरीज भी किया है आपने, और आपने हिंदी फिल्में, तेलुगु फिल्में, अंग्रेजी फिल्में भी की है आपने, उसके बाद वेब सीरीज की है, टेलीविजन के लिए काम किया है, डबिंग काम किया है, तय किया है आपने, जैसा कि मैंने अर्ज किया था। तो जब आप लैंग्वेज बदलता है मीडियम, थिएटर में भी आपने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तो वहां बहुत ज्यादा ये नहीं है, लेकिन जब हम हिंदी फिल्म करते हैं और तेलुगु फिल्म करते हैं और अंग्रेजी फिल्म करते हैं, तो जैसे जबान बदलती है तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस और उसके वोकैबुलरी बदलती है, तो बॉडी भी उस हिसाब से मुझे लगता है बदलती है। तो आप इन तीनों जबानों के फर्क पर, चूंकि तीनों जबानों में आपने फिल्में की हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या महसूस करते हैं आप उसको, जब एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज की फिल्म जाते हैं, बॉलीवुड है और साउथ है, तो साउथ की तेलुगु फिल्में हैं या कन्नड़ है या मलयालम है, तो कई बार हमें ये भी सुनने को मिला है या देखने को मिला है कि उनमें टेक्नोलॉजिकली वो लोग ज्यादा डेवलप्ड है, वहाँ बॉलीवुड टेक्नोलॉजिकली वो साउथ की फिल्में जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है, तो वहां कभी कोई ऐसी एक्टर से चूक भी हुई तो उसको टेक्नोलॉजिकली उसको अपग्रेड कर दिया गया, और जो यहाँ सहूलत शायद वो नहीं है। तो इस मुनासबत से आप क्या फर्क महसूस करते हैं? मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल हमारे सामने कराम के लिए पूछा है, क्योंकि वजाहत बहुत जरूरी है इस बात की जी। और इसीलिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक एक्टर के लिए जबान के साथ उसकी दोस्ती बहुत जरूरी है, पूरा कल्चर बदलता है, वो पूरा बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे कि जो तेलुगु फिल्में हमारी होती है, यहाँ साउथ में, मतलब साउथ लोग समझते हैं कि सिर्फ तेलुगु फिल्में होती है, नहीं, तेलुगु की फिल्मों में खास तौर से बहुत सारे एक्टर ये हिंदी से मंगाते हैं, हिंदी इंडस्ट्री से, बम्बई की इंडस्ट्री से, या फिर वो तमिल इंडस्ट्री से लेते हैं, या कन्नड़ इंडस्ट्री से लेते हैं, या कहीं और से एक्टर को इंपोर्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि एक्टर की जो कंफर्ट लेवल है लैंग्वेज की, वो बिल्कुल नहीं है, लिहाजा उसको सारे का सारा उसका दारोमदार अपने किरदार का प्रॉम्प्टिंग पर मुनस्सर रहता है, तो सिर्फ प्रॉम्प्टिंग लेगा और अपनी डायलॉग डिलीवरी देगा, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। फिर जब वो स्टूडियो में जाएंगे, डबिंग करेंगे, तो फिर वो डबिंग आर्टिस्ट है, उसकी सरफोड़ी होगी, जैसे मैं अक्सर करता रहता हूँ सरफोड़ी और लोगों के साथ ये होता है। तो वो उसको मैं एक्टर नहीं मानता हूँ, मैं उसको एक्टर मानता हूँ जो अपना शॉट बिना प्रॉम्प्टिंग के, चाहे जिस जबान में हो, वो बिना प्रॉम्प्टिंग के दे। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हालांकि तेलुगु मेरी मादर जबान नहीं है, लेकिन मैं तेलुगु स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मेरी परवरिश तेलुगु में नहीं है, मेरा माहौल तेलुगु का नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे जबानों का शौक है, मैंने तेलुगु पढ़ना सीखा, मैं तेलुगु लिख भी लेता हूँ, यहाँ तक कि जब तेलुगु फिल्म के मेरे सीन आते हैं, जब वो भेजना चाहते हैं, तो मैं इंसिस्ट करता हूं कि आप मुझे तेलुगु स्क्रिप्ट में ही भेजें, क्योंकि उसका जो जेर जबर पेश होता है, तशद्दुद जो उसकी होती है, वो उसका सही उच्चारण आपको तभी आता है जब आप उसको अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में पढ़ते हैं। अब उसको मैं इंग्लिश में लिख लूं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं डायलॉग रट लूंगा, मैं डायलॉग भले ही रट लूं, लेकिन मैं उस किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, मैं उसकी रूह नहीं पेश कर सकता।
वहां वहां उस कैरेक्टर की रूह, उस किरदार की रूह नजर आनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या सिर्फ उसकी आवाज। तो हाल ही में जब मैं जर्सी की शूट कर रहा था, तो मैं पंकज कपूर साहब की मिसाल देना चाहता हूँ। तो जिस शॉट में, जिस सीन में हम लोग साथ काम कर रहे थे, उसमें मुझे अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु तीनों जबान का इस्तेमाल मुझे करना था। और चूंकि मैं तीनों में कंफर्टेबल हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा अच्छा हूँ तीनों जबानों में, चूंकि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैंने बड़ी आसानी से उस किरदार में उसको इनकॉर्पोरेट किया और मैंने उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ करने की कोशिश की। तो पंकज कपूर साहब ने बाद में कहा कि यार तुम कैसे कर लेते हो, तुम तो तेलुगु भी बोल रहे हो, तुम उर्दू भी बोल रहे हो, तुम इंग्लिश भी बोल रहे हो, तो हिंदी भी बोल रहे हो, ये क्या चक्कर क्या है, तुम कैसे तुमने मैनेज किया? मैंने उनको बताया कि मैं हैदराबाद का हूँ और मेरा माहौल इस तरह का और ये। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ही फिल्म यार साउथ की है, रोजा शायद उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि भाई मैं लाइफ वॉज हेल, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जबान समझ ही नहीं पा रहा था। अब वो मुझे डायलॉग दिए जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, एंड दैट वाज द ओनली फिल्म आई डिड इन साउथ। आफ्टर दैट आई डिड नॉट डू एनी साउथ। तो ये एक्टर की ईमानदारी है। पैसा उनको भले ही जो चाहे वो मिल जाता, लेकिन चूंकि जमीर उनका था बतौर एक किरदार, बतौर एक्टर, उन्होंने कोई फिल्म ऐसी नहीं की जिसमें उनको वो जबान ना आती। तो एक्टर को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको लगता है कि हाँ मुझे ये जबान आती है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसके साथ इंसाफ कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये विनय वर्मा जी, जैसा कि खातिम हजरत आपकी इल्म में है कि आपने कमोवेश 10 हिंदी फिल्में की, 27 तेलुगु फिल्में की है आपने, अंग्रेजी की एक फिल्म बीपर अपने आपने किया है, और कमोवेश 5-7 वेब सीरीज आपने किए हैं। और पिछले दिनों जो हमारे कोविड का जो मामला था, और कोविड के दिनों में वेब सीरीज ने बहुत काम किया है, और इस ये जो हमारे सामने आई है एक ऑल्टरनेट के तौर पर भी बहुत अहम शक्ल में हमारे पास आए हैं। और कमोवेश 10 टेलीविजन सीरियल आपने किए हैं, टेलीविजन के लिए प्रोग्राम किया है, और 6 से 7 डबिंग की है आपने फिल्मों की, टेली इसकी। और जैसे तीनू आनंद के लिए आपने किया है डबिंग, परेश रावल के लिए किया है आपने, राजा अर्जुन के लिए आपने किया है, राहुल देव के लिए आपने किया है। ये सब बड़े आर्टिस्ट हैं फिल्मों के। और जब आप खुद एक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी एक तरफ तो जब हम एक्ट करते हैं और वो जबान बोलते हैं, तो उन अल्फाज के साथ, उन वर्ड्स के साथ हमारी बॉडी, हमारे जेस्चर्स, हमारे पोस्चर्स, हमारे चेहरे के तासुरात सब एक साथ काम करते हैं। लेकिन जिस फिल्म को हमने नहीं किया है एज एन एक्टर, और जब हम डब करने के लिए हम जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है कि उस फीलिंग्स को हम समझ सके, और उस एक्टर को हम समझ सके, उन एक्टर की वोकैबुलरी जो है और उनके जो बोलने का तरीका है, तो उसको भी हमें जहन में रखना होता है, प्लस सिचुएशंस, माहौल, और उस एक्टर का ये फिल्म की अपनी पूरी जो चीज होती है, तो उसको किस तरह से चैलेंज के तौर पर, जैसे वाकई वो चैलेंजेस है, कभी कभी थोड़ा बहुत मुझे भी करने का मौका मिला है, और वहां उसमें जिस तरह से पूछते हैं, तो एक बड़ा चैलेंज है। उससे किस तरह आप बाहर निकलते हैं, या वो करने में किस तरह, कितना एंजॉय करते हैं, कितनी परेशानियां होती है आपको? नहीं, मैं करता वही काम हूँ जो मैं एंजॉय करता हूँ, या मैं जो एंजॉय करना चाहता हूँ, या जब जहां मुझे पता है कि मैं ये काम एंजॉय करूंगा, तभी मैं करता हूँ उस काम को लेकर के। और जब किरदार सामने आता है कि इस किरदार की आपको डबिंग करनी है, और मुझे लगता है कि हाँ मैं इसमें मुझे मजा आएगा करने में, भले ही दिक्कतें पेश आए। अब देखिए आप, विडंबना ऐसी है कि एक एक्टर की जो शूट होती है, मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर एक्टर है, उसकी शूट मान लीजिए आप 12-15 दिन की होती है फिल्म में जी। और जब डबिंग के लिए एक्टर को बुलाया जाता है, तो उससे ये तवक्को की जाती है कि वो उसकी डबिंग को 4-6 घंटे में खत्म करे। अब ये बताइए कहाँ का इंसाफ हुआ? बिल्कुल। अंजी की डबिंग जब मैं कर रहा था टीनू आनंद जी के लिए, तो एक पर्टिकुलर सीन था, एक पर्टिकुलर शॉट था बल्कि, जहां वो उस मूर्ति को देखकर दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं एक एक्सप्रेशन देते हुए, उसकी डबिंग मैं कर रहा था। और 2-3 घंटे शायद उस लाइन को बोलने में लग गए। फिर डायरेक्टर ने मुझे बोला
this shot we have done for 4 days. महज एक छोटा सा शॉट, चौखट से इनको अंदर आना है, एक एक्सप्रेशन देते हुए या 2-4 अल्फाज की डायलॉग है उनका एक छोटा सा, उसको बोलते हुए वो अंदर आना है उनको उस मूर्ति को देख करके। अब यहां आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसके साथ इंसाफ करें, नहीं, आप कोशिश कीजिए, आ जाए। मेरा उनसे ये सवाल होता है कि आप वहां एक्टर से क्यों नहीं ये कोशिश करवाते? क्यों सारा दारोमदार आप डबिंग आर्टिस्ट पर डालते हैं और कहते हैं कि आपको करना है? क्यों? आप तो डायरेक्टर हैं, आप हिदायतकार हैं, आपके पास इतना सारा बजट है, या तो आप उस एक्टर को लीजिए जो उसके साथ इंसाफ कर सके, जो जबान में अपने आप अपनी डायलॉग डिलीवरी दे सके, या उस एक्टर से करवाइए जिसको ना ही आती हो जबान, लेकिन उससे अपना किरदार निभाइए आप। तो कई जगह कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती है जी। और जैसे आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं कि डबिंग का जो कल्चर है वो खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। 90% जो फिल्में शूट होती हैं हिंदी की, वो या टेलीविजन सीरियल शूट होते हैं या ओटीटी वाले वेब सीरीज या ओटीटी फिल्में जो बनती हैं, वो 90% मैं समझता हूँ कि सिंक साउंड है, जिसकी कोई डबिंग नहीं होती। उसके बरखिलाफ तेलुगु की जितनी फिल्में बनती हैं, लगभग 100% फिल्में सारी की सारी डब की जाती है। वजह फरमाया आपने कि ये है डब, और जैसे कि ये चैलेंजेस जो हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ टीनू आनंद जी का जो वोकल कॉर्ड है और जो बोलने का अंदाज है, और परेश रावल जी का जिस तरह से एक ये है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। और वैसे में एक जो डबिंग आर्टिस्ट होता है तो बहुत हद तक वो उस कैरेक्टर को ही नहीं बल्कि उस एक्टर को भी जहन में रखता है, इस एक्टर के लिए मैं डब कर रहा हूँ। राज अर्जुन को और राहुल देव को अगर आप ये करते हैं तो डिफरेंट एकदम स्टाइल, बिल्कुल। तो उसमें एज एन डबिंग आर्टिस्ट बहुत चैलेंज होता है, और ये चैलेंजेस काम आपने किए हैं और निहायत ही कामयाबी के साथ आपने किए हैं। फिल्म थिएटर, इसके जो ड्यूरेशन होते हैं, उस ड्यूरेशन में एक्टर को तो एक सहूलत है कि अपने कैरेक्टर को डेवलप कर लेता है, एस्टेब्लिश कर लेता है। आपने बहुत सारी एड फिल्में की है, कॉर्पोरेट फिल्में की है, एजुकेशनल फिल्में की है, वहां बहुत थोड़ा सा होता है, सेकंड्स में वक्फा होता है एड फिल्मों में खासकर, या इवन कॉर्पोरेट फिल्में जो होती है उसमें भी बहुत थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है, उसको फिल्म में थोड़ा सा होता है। वहां अपने कैरेक्टर को कैसे एक एक्टर एस्टेब्लिश कर सकता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए एड फिल्म? वहां जो मेहनत लगती है काजिम साहब, वो मेहनत लगती है टेबल पर, मेहनत टेबल पर लगती है, ताकि कैमरा के सामने जो मेहनत है वो कम हो जाए। इसके लिए जो ग्राउंड वर्क होता है, जिसको प्री प्रोडक्शन हम कहते हैं, उस पर बहुत ज्यादा मेहनत एड फिल्म की या कॉर्पोरेट फिल्म की या छोटे से फिल्म की, जिसको मुख्तसर में बहुत कुछ बयान करना होता है, उसकी मेहनत जो होती है वो ज्यादातर ग्राउंड वर्क में होती है, कि टेबल पर बैठकर उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, वहां पर होती है। और फिर जैसा मैंने कहा कि एक्टर को अडेप्ट करना पड़ता है वहां पर जाकर के, उसको सिर्फ वही करना होता है, and there again he has to follow only the director, that's all. yes खातिम हज़रात, दोस्तों, हम लोग विनय वर्मा जी से बात कर रहे हैं, और विनय वर्मा जी थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, डबिंग और न जाने और किस तरह के जितने भी फन है, परफॉर्मिंग आर्ट खासकर, उन सबसे आपकी वाबस्तगी है, और आपने का अपना एक सूत्रधार ग्रुप है, और उस ग्रुप के जरिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तीनों जबानों में आप थिएटर करते हैं। बहुत ही जाती एक सवाल है विनय जी, और जिस तरह की जबान आपसे हम सुन रहे हैं, यकीनन हमें कुछ न कुछ तो अंदाजा है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, या हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों जबान में मजा किस जबान में परफॉर्म करने में ज्यादा आता है? मुझे उर्दू में परफॉर्म करने में मजा आता है, बहुत जाहिर सी बात। बिल्कुल, ये जो है कि आपके प्लेस की भी जो लिस्ट देख रहा हूँ मैं, 50 के आसपास प्लेस है, उनकी लिस्ट देख रहा हूँ, उसमें ज्यादातर प्लेस के जो टाइटल्स हैं खालिस उर्दू के हमें देखने को मिलते हैं, या उर्दू का लफ्ज, मतलब बहुत से ऐसे हमारे प्ले राइट हैं जो उर्दू रस्म खत नहीं जानते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, जिनका छोटे सैयद, बड़े सैयद, हयात,
जैसे ड्रामे उन्होंने लिखे हैं, और बहुत से ऐसे प्ले राइट हैं। खुद आप और भास्कर जी जिस तरह से वहाँ आंध्रा में रहते हुए उर्दू थिएटर को या हिंदी थिएटर आप कह रहे हैं उसको जिस तरह से वहाँ काम कर रहे हैं, जिस तरह से फरोग दे रहे हैं, एक बड़ा काम है। हम लोग तो इस तरफ मान लिया उर्दू हिंदी बेल्ट में रहते हैं, उर्दू हिंदी इलाके में रहते हैं, तो हमारे पास जो सहूलियात और जो ऑडियंस में असर है वो ऑडियंस उस तरह से साउथ में कम है। हैदराबाद में आपको मिल जाते हैं, लेकिन हैदराबाद के अलावा बाकी जैसे महाराष्ट्र में आपने जिस तरह से परफॉर्म किए हैं, और नॉन हिंदी उर्दू ऑडियंस में भी वैसे ही कबूलियत आपके ड्रामों को मिली है जैसे उर्दू हिंदी बेल्ट में आपको या उन इलाकों में आपको या हैदराबाद में आपको देखने को मिलती है। फलकनुमा वो थिएटर याद आया मुझे कि जहाँ परफॉर्मेंस शायद करते हैं, फलकनुमा ही नाम है ना, जहाँ परफॉर्मेंस हैदराबाद में करते हैं आप लोग। एक थिएटर है लामका में मुझे भी देखने का मौका मिला है कि है, और बहुत ही क्लोज ऑडियंस होती है वहाँ। जी जी, इंटीमेट जिसको ऑडियंस जिसको हम कहते हैं। उस नियम में आपके पास फासले होते हैं और वहाँ वो फासले नहीं है, वो इंटीमेट ये है। तो एक ये कि उस प्रोसिनियम थिएटर जो हमें कमानी यहाँ मिलते हैं, श्रीराम थिएटर जैसे हमारे दिल्ली में है, या वहाँ भी उस तरह के ऑडिटोरियम है, और उस तरह के वो जो हम लामका में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस है, किस तरह की सहूलियात आपको नजर आती हैं जो इंटीमेट जैसे नुक्कड़ हम करते हैं, जैसे हम हर थिएटर की भी बात हम ये करते हैं, हर थिएटर जो बादल सरकार ने शुरू किया था वो भी उसी तरह का इंटीमेट थिएटर था, या हबीब साहब ने जो वॉल थिएटर का ये किया था तो उसको भी बहुत इंटीमेट उन्होंने कर लिया था बाद में। तो उसमें आपको मतलब किस तरह की सहूलियात या किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है इंटीमेट थिएटर? नहीं, हमारे पास अफसोस की बात यह है कि हैदराबाद में जो स्पेसेस हैं, जगहों की बड़ी किल्लत है, खुसूसन थिएटर करने वालों के लिए। एक बहुत ही चैलेंजेस के साथ हमको थिएटर करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ढंग की जगह नहीं है जिसको हम बोल सकें कि थिएटर है। जैसे आप बम्बई में आपके पृथ्वी हो गया, या मैसूर एसोसिएशन हो गया, या आप मान लीजिए दर्जनों है, दर्जनों वहां पर आपको मिलेंगे। अरे कुछ उनका टच हो गया है विनय जी का, जिस तरह से वो डिस्कनेक्ट है, जल्दी हमारे साथ ऑडियो मेरा ख्याल है मेरा थोड़ा गया हुआ है। जी जी, वीडियो भी चला गया है आपका जी, ऑडियो आ गया है, वीडियो अभी नहीं आ रहा है। आपने गालिबन इसको स्टॉप किया है, वीडियो मेरा बंद लग रहा है। बंद नहीं किया, हम लोगों ने नहीं किया सर। देखिए कुछ टच हो गया हो शायद, हमारी तरफ से नहीं हुआ है ये। दोबारा या तो फिर आप आ जाएं दोस्तों। हम लोग विनय वर्मा जी से बात कर रहे थे, और खालिस थिएटर के आदमी अगर थिएटर कर रहे हैं तो हमें दिखते हैं कि वो खालिस थिएटर के आदमी हैं, उर्दू थिएटर की शख्सियत है। जब फिल्म कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि वो फिल्म की शख्सियत है, और फिल्म में भी जो जिस तरह से मल्टीलिंगुअल आपका काम है कि आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि खालिस उर्दू में, और जिस तरह की लफ्जियात आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू में थिएटर करने वाले लोग भी कम इस्तेमाल करते हैं ऐसी लफ्जियात का, कि जबर ज़ीरा तशद्दुद का इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि वो चीज़ें ये होती हैं। फिर जिस तरह से आपने तेलुगु फिल्म के लिए या अंग्रेजी फिल्म के लिए, हिंदी फिल्मों के लिए काम किया आपने, और जिस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि आपके हिंदी फिल्मों में भी जो है कि वर्मा साहब अनम्यूट कर लीजिए अपना आपको जी। तो ये है, या तेलुगु फिल्म में जैसे उन्होंने 2001 में एक फिल्म किया था लव, बहुत मकबूल फिल्म और हिट फिल्मों में शामिल है, या निम्मू कलिसा का। तो इस तरह की तेलुगु फिल्में हैं आपकी, और थिएटर में इंटीमेट थिएटर हो या थिएटर के जितने भी हमारे पास चीजें हैं, वो विनय वर्मा जी की खासियत है। और ऐसा लगता है कि जब थिएटर कर रहे हो तो थिएटर कर रहे हैं थिएटर के लिए ही है, और जब फिल्म करते हैं तो ऐसा लगता है कि फिल्म के लिए ही है। एक बड़े आर्टिस्ट की पहचान होती है। तो मैं विनय वर्मा जी बात शुरू कर रहे थे वो चैलेंजेस की जो हमारे पास सहूलियात में असर नहीं है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कार्यक्रम जारी रखें अपनी गुफ्तगू। ब्रेक जो थोड़ा बहुत हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो स्पेसेस अवेलेबल हैं, काजिम साहब, ये आवाज आ रही आवाज आ रही तो जो चैलेंजेस हमारे यहाँ है, एक तो स्ट्रक्चरल चैलेंज है, दूसरा है टेक्निकल चैलेंज। ऐसा कोई एक ऑडिटोरियम नहीं है जिसको मुकम्मल आप कह सकें कि एक 150-200 सीटर ऑडिटोरियम ऐसा है जहां एक आदमी, जहां एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन वहां कर सकता है, पेशकश हो सकती है। लेकिन इसी के मद्देनजर मैंने ये गौर किया है कि
आवाज क्यों बाउंस हो रही है? आवाज यहाँ ठीक आ रही है आवाज। ठीक आ रही है, ठीक 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 ठीक। तो इस चैलेंज के जी 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 इस चैलेंज से जो बहुत अच्छी बात उभरी है ना काजिम साहब, वो ये कि दश्त में भी हमने सहरा ढूंढ लिया बिल्कुल कि हमारे पास कुछ है नहीं और हमको दुगनी मेहनत करनी है, इसीलिए कि जिस तरह की लाइट्स हमारे पास अवेलेबल है उसी में हमको सब कुछ क्रिएट करना है, और जो जगह हमको दी जा रही है उसी जगह में हमको माहौल क्रिएट करना है। तो हमारे यहाँ जो जिस तरह के प्रोफेशनल थिएटर में जो नाज नखरे होते हैं कि अरे यार तुम्हारे पास ये लाइट नहीं है, ये हमारा काम नहीं चलेगा यार, क्या स्पेस की थिएटर की जो डायमेंशन है तुम्हारी सिर्फ इतनी है? नहीं यार, पीछे रूम है कि नहीं, ग्रीन रूम नहीं है, नहीं चलेगा यार, यहाँ से ये सारी चीजें होंगी तो हम नाटक कर सकते हैं। हम उस स्टेज को पार कर चुके हैं। हमारे यहाँ के जो थिएटर ग्रुप है हैदराबाद के, हमको आदत पड़ चुकी है कि जहां हमको कुछ भी न दिया जाए हम वही नाटक करेंगे, उसी शिद्दत के साथ करेंगे जिस शिद्दत से हमको करना हो। तो अब उम्मीद है कि माहौल हालात सुधरेंगे, कुछ ऑडिटोरियम अच्छे छोटे छोटे बनेंगे, जिस तरह का बेंगलोर में रंग शंकरा है या जागृति है या पृथ्वी मुंबई में है या भारत भवन भोपाल में है या कलकत्ता में तो भरे पड़े हैं ऑडिटोरियम, पदातिक जैसा छोटा सा ऑडिटोरियम। मैं तो कहता हूँ सर पीट पीट कर मैंने इन लोगों से कहा है कि आप एक 100, 125, 150 सीटर वाला एक छोटा सा सरकार की तरफ से बना दीजिए, लोग आपको दुआएं देंगे, पीढ़ियां आपको दुआएं देंगी। तो इतने दिक्कत भरे माहौल में हम लोग यहाँ थिएटर कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को हमारी शाबाशी देनी होगी काजिम भाई। बिल्कुल, वाकई ये शाबाशी आपकी है। और इसलिए जो चैलेंजेस है वहाँ, जो मैंने अपनी गुफ्तगू में भी ये कहा कि हमारे पास ऑडियंस की भी सहूलत है कि उर्दू हिंदी जानने वाली ऑडियंस हमारे पास मौजूद है यहाँ शुमाली हिंदुस्तान में। आप लोग की तरफ ऑडियंस है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, उस तरह से नहीं है। फिर जो जैसे महाराष्ट्र के ऑडियंस है वहाँ का थिएटर है, बंगाल के ऑडियंस है वहाँ का थिएटर है, वो चीजें वो सहूलियात हमें नहीं मिल रही है दूसरी जगहों पर। मैं आपसे अर्ज करूँ कि यहाँ दिल्ली में ही कि अब आपको एक अच्छा ऑडिटोरियम लेने के लिए 1 लाख रुपया पर डे पे करना पड़ेगा। उफ, एक अच्छा ऑडिटोरियम कमानी में आप चले जाएं, श्रीराम सेंटर में चले जाएं या किसी और कैंटर सेंटर में 70-70 ये पे करना पड़ेगा एक दिन के लिए। यही हम जब कलकत्ते में जाते हैं तो वहाँ 3000 में और 5000 में हमें ऑडिटोरियम मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो या महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो वहाँ पृथ्वी थिएटर आप जाइए कि आपको कुछ पे भी नहीं करना, आप परफॉर्म कीजिए, जो पैसे आपको टिकट के आते हैं उनको दे दीजिए, खुद लीजिए, अपने घर आ जाइए। परसेंटेज का जो मामला है, या महाराष्ट्र में और दूसरी जगह है जो गवर्नमेंट ये करती है। हमारे यहाँ बहुत सारे थिएटर इंस्टीट्यूट भी है, जैसे भारत भवन है, आपने नाम लिया, या इस तरह से और दूसरे ऑडिटोरियम है या जगह है थिएटर परफॉर्म करने के लिए। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह के क्रिएट करना होगा, या जो ऑडिटोरियम उनके पास है उनको कोई एक तरीका निकालना होगा कि जो खाली पड़े होते हैं, जिन डेट्स पर बुकिंग नहीं होती है, कोई ऐसा तरीका निकाले कि हमें मैच्योर ग्रुप को हम कर दें कि हम साल में 2 दिन देंगे, साल में 4 दिन देंगे, साल में 10 दिन हम बिल्कुल करना ही पड़ेगा। बना करके और उस ग्रुप के लिए मुझे लगता है कि या तो ऐसा कुछ क्रिएट कर लीजिए या जो अवेलेबल है उसमें कुछ ऐसी सहूलियत मैसर होनी चाहिए। ये हमारे थिएटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उनके इंस्टीट्यूट है, उनके अपने ट्रेनिंग के लिए तो वो चीजें होती है। कोई ऐसा स्पेस भी क्रिएट करना चाहिए कि उन ट्रेनिंग करने वालों को भी हम दिखा सके और वहां हम जाकर के दिखा सके। बीच में कुछ दिनों पहले यहाँ नेशनल शो ड्रामा ने शुरू किया था, लेकिन फिर बाद में बंद करना पड़ा। या श्रीराम सेंटर में हमारे बेसमेंट एक था जो बहुत सस्ता मिल जाया करता था, वो बंद करना पड़ा। और तो इस तरह से हमें चीजें ये करनी चाहिए। और बहुत सी एकेडमीज है जिनके पास हमारे पास बजट है, जैसे स्टेट एकेडमी जो है गवर्नमेंट के हैं, उनकी तरफ से इस तरह की सहूलियात मैसर होनी चाहिए थिएटर अगर आगे बढ़ाना है तो। और इतने मैच्योर थिएटर वाले हैं आप जैसे जो मुसलसल काम करते हैं, मुसीबत में काम करते हैं, उनके दर्द को, उनके कर्ब को भी उनको समझना चाहिए और उनको न सिर्फ रिकॉग्निशन देना चाहिए बल्कि उनको सहूलियात भी मैसर मैच्योर काम कर रहे हैं। उनके काम जब इस तरह के फेस्टिवल में हम आते हैं तब तो सामने आ जाता है, वरना हमको वैसे ही जो सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से पास आउट है, या तो हम उनको ध्यान में नजर में रखे हुए हैं, या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जिनका वास्ता है, वाबस्ता है जो है, उनको नजर में रखे हुए हैं, जिससे थिएटर का मैं ये नहीं कहूँ कि नुकसान हो रहा है, उससे हमें तवानाई भी मिलती है, हमें एनर्जी भी मिलती है, ज्यादा बेहतर काम करें। और वो एनर्जी हम देखते हैं आपके यहाँ के चौतरफा एनर्जी आपको मिल रही है। सहूलियात न मिलने के बावजूद आप उधर फिल्मों से, वेब सीरीज से, बाकी चीजों से अपनी सहूलियात वहां से हासिल कर रहे हैं।
तो आपका आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा कि इस तरह के लिए क्या मैसेज है, और हमारे थिएटर करने वाले लोग हैं जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी वजह से हौसला हार करके थिएटर करना कम कर दिया है या छोड़ दिया है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है, किस तरह से चीजों को फिर से वो अपनी एनर्जी तवानाई वापस ला सकती है? पिछले 2-3 वर्षों में भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन पैदा हुए हैं, तो एक तो किस तरह के हम सरकार से या एकेडमीज जो है ये चीजें उनसे हमें किस तरह की चीजें करनी चाहिए, और दूसरे ये लोग जो हौसला हार चुकी है या सहूलत न मिलने की वजह से कम कर दी है अपनी एक्टिविटी, उनके लिए क्या मैसेज आपका है? मैं एक बात मानता हूँ काजिम साहब के जब आपको सहूलत दी जाती है तो फिर आपकी क्वालिटी पर इफेक्ट होता है, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। फर्क पॉजिटिव नहीं पड़ता बल्कि नेगेटिव फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास सारी चीजें आपको मैसर कराई गई है, मुहैया कराई गई हैं आपको, आप समझते हैं कि आप लेड बैक हो जाते हैं। जहाँ फैसिलिटी नहीं होती है या जहाँ फैसिलिटी मिनिमम होती है वहां आप ज्यादा जिद करते हैं और वहां जिद्दोजहद करके आप हासिल करना चाहते हैं कि जो यहाँ कमी इस स्पेस में, इस स्ट्रक्चर में है, मैं उसको अपने परफॉर्मेंस या अपने ड्रामे के जरिए उसको पूरा करके मैं लोगों को दिखाऊंगा। लोगों को ये नहीं दिखेगा कि इस जगह में कोई किल्लत है, कोई कमी है या किसी चीज की खामी है जिसकी वजह से ड्रामा अच्छा नहीं हो रहा है। तो लिहाजा परफॉर्मेंस पर ही जोर दें, इस बात पर जोर न दें। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि हम हैंडीकैप्ड हैं विद लैक ऑफ स्पेसेस, लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा है, हमने हिम्मत नहीं हारी है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग थिएटर करना चाहते हैं उनको हर हाल में उनको थिएटर करना है, उनको बहरहाल थिएटर करना है। उनको ये नहीं कि उनको फिल्म मिल गई है, मुझे मौका मिल गया है फिल्म का, चलो अब मैं थिएटर को अलविदा कह रहा हूँ। ये सबसे बड़ा नुकसान आजकल के लोग कर रहे हैं थिएटर के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, फिल्में तो मैं भी करता हूँ, लेकिन थिएटर को बालाए ताख रखकर नहीं करता, थिएटर को बालाए ताख रखकर नहीं करता। मैं थिएटर को तवज्जो देता हूँ, थिएटर मेरी पहली कमिटमेंट है। अगर मैंने कमिट किया है कि मैं ये शो के लिए टाइम दूंगा, 3 महीने मैं इसको डेडिकेट करूंगा, तो अगर उस बीच मुझे फिल्म की असाइनमेंट मिलती है तो मैं ये बात उनको वाजे करता हूँ कि मैं रिहर्सल के बाद रिहर्सल ही मैं आपके यहाँ हाजिर होऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। 1 आध दिन 2 दिन मैं स्किप कर सकता हूँ, लेकिन 8-10 दिन आप मुझसे मांगेंगे तो या तो मुझे आप इससे निजात दिलाएं या फिर मेरे कंडीशन को मीट करें। और मुझे इस बात का फख्र है कि ज्यादातर बल्कि जितने डायरेक्टरों के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने काम किया है, उन्होंने मुझे ऑब्लाइज किया है इस बात को लेकर, क्योंकि उन्होंने मेरा कमिटमेंट देखा है, मेरे काम को देखा है, मेरी जिद को देखा है, और जिस तरह के एक्टर्स हमने बनाए हैं उनको उन्होंने देखा है और उनको समझ में आया कि कमिटमेंट लेवल्स इनके क्या होते हैं। तो कमिटमेंट लेवल की जो बात हम करते हैं, जो जबान हम देते हैं किसी काम के लिए, उससे हमको मुकरना नहीं है। अगर हमको अच्छा काम मिलता है तो वो काम जरूर करें, आप काम को छोड़े नहीं, नया काम, लेकिन पुराने काम से अपना तवज्जो नहीं हटाएं। जो पुराने आपके रिश्ते हैं उसको कायम रखें, उसको बनाए रखें, उसको बरकरार रखें, क्योंकि वही जो जड़ आपकी है वही मजबूत आपको एक पेड़ बनाएगा आगे चल के। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात और बहुत हौसला अफजा बात तमाम थिएटर करने वालों के लिए। और सच्चाई यही है कि जितनी कम सहूलियात हमें मिलती हैं, क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती है, उभर कर आती है। उस स्पेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो थिएटर की अपनी तवानाई, थिएटर की अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें मौजूद है, उसमें शामिल है। गालिब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से ये काम चल रहा है, मुलाकात एक फनकार से, और हम लोग आज विनय वर्मा जी से मिल रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। विनय वर्मा जी, हमारे हम सब ड्रामा ग्रुप के लिए, गालिब इंस्टीट्यूट के लिए क्या मैसेज आपका ये है? मैं क्या हमें मैसेज सरगर्मी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या मशवरा आपका ये है कि किस तरह से हमें इस अब जो एक नया दौर हमारे सामने आया है आपको, उसमें किस तरह के सरगर्मियों को हमें आगे ले जाना चाहिए? नहीं, ये जो काम आप कर रहे हैं काजिम साहब और जितने लोग इस इदारे के साथ जुड़े हैं, वाकई में काबिल तारीफ काम है। और आज के दौर में जिस तरह से दुनिया डिजिटल होती जा रही है, और पेंडेमिक के बाद जैसे हम लोगों ने एक तरह से टेलीफोन और टेलीविजन और लैपटॉप्स को अपना लिया है और डिजिटल मीडियम को अपना बना लिया है, उस जर्नी को बरकरार रखते हुए मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि आप कुछ ऐसे ही सोशली रेलेवेंट जो सोलो परफॉर्मेंसेस होते हैं, या जो मिनिमम कैरेक्टर्स वाले या मिनिमम टीम, जो कम से कम टीम वाले जो ग्रुप्स हैं या जो नाटक हैं उस तरह के, उनको आप अपने यहाँ इनवाइट करें।
उनको आप एक्सपोजर दिलाएं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक शो, अगर मैं राही के शो की एग्जाम मिसाल दूं, और भी कई अच्छे सोलो परफॉर्मेंसेस हैं। मैं समझता हूं कि इनकी टीम ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों की रहेगी या 4 लोगों की रहेगी, जिससे खर्च भी आपका कुछ नहीं होगा। और आज के दौर में कोई ऐसा डिमांड कोई करने वाला नहीं है आप लोगों से, भैया आप इतना पैसा देंगे तो ही हम आएंगे। वो उस तरह के लोग अलग हैं जो उस तरह का डिमांड करते हैं। लेकिन जो अमेचर थिएटर ग्रुप्स हैं, उनको भूख रहती है, उनको प्यास रहती है इस चीज की कि उनके काम को और लोग देखें। और जिस तरह का काम आप लोग आज कर रहे हैं कि एक स्ट्रोक में, एक बटन पर हम देख रहे हैं कि हजारों लोग इस चीज को देख रहे हैं सारी दुनिया में, तो और लोगों तक ये बात पहुंचेगी। जो गालिब इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, लाजवाब काम कर रहा है, तो ऐसे कुछ ग्रुप्स को आप इनवाइट करें। हो सकता है कि 2-3 महीने में एक ग्रुप, एक शो आप करवाएं, कुछ ऐसा रेलेवेंट प्ले, एक सोलो परफॉर्मेंस, जिससे कि लोगों को और पता चले कि इस तरह की एक्टिविटी हो रही है आपके साथ। और उससे बढ़कर ये कि कोलैबोरेशन हमारा बढ़ जाता है आपस में और लोगों के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा मशवरा विनय वर्मा जी आपका। और इस तरह की एक्टिविटीज हम लोग पहले करते रहे हैं कि हमारा जैसे जश्न गालिब जब होता है दिसंबर में, उस मौके पर हम एक ड्रामा भी परफॉर्म जरूर करवाते हैं अपने आखिरी दिन। गुज़िश्ता बरसों हम लोगों ने एक ड्रामा, उर्दू ड्रामा फेस्टिवल की शुरुआत की, जो कोविड की वजह से गुज़िश्ता 2-3 वर्षों से नहीं हो सका है। वो फेस्टिवल इरादा है कि इस साल हम जरूर करेंगे। कॉलेजेस को हम आपस में जोड़ते हैं कि कॉलेज में जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा आकर हमारे यहाँ परफॉर्म करें और उनकी हौसला अफजाई हम करते हैं। एक तरह से फेस्टिवल भी करवाते हैं कि 3-4 कॉलेज को बुला लिया और नुक्कड़ नाटक परफॉर्म कर रहे हैं। हम एक खास माहौल में, खास जगह पर ये करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है, फिर हमारी ये है कि अब फ्यूचर में कि कुछ हम थिएटर की ट्रेनिंग के लिए भी जो है, एक्टर जो हमारे है उनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ वर्कशॉप हम करें, या कुछ वर्कशॉप हम करें। तो इस तरह के हमारे इरादे हैं कि अब जरा सा माहौल ठीक हो। अभी तक दिल्ली में परफॉर्मेंस का उस तरह से नहीं खुला है, और ये नहीं है, तो वो अगर होती है तो यकीनन गालिब इंस्टीट्यूट के हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से ये करेंगे। और हमारी चेयरपर्सन रक्षंदा जलील साहिबा इस मामले में बहुत फ़आल है। सदुकान करवेई साहब जो सेक्रेटरी है गालिब इंस्टीट्यूट के, वो हमेशा हमें मुताबिक करते रहते हैं कि आप लोग कुछ कीजिए, आप लोग कीजिए, आप लोग कीजिए। तो और हमारे डायरेक्टर साहब खुद बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक शख्सियत है, जो हम सब बांध कर लेकर चलते रहते हैं। नाम भी तो आपका हम सब ड्रामा ग्रुप है। जी, हम सब ड्रामा ग्रुप है। तो इसमें हम सब लोग हैं, और ये बेगम आबदा अहमद की तहरीक पर उन्होंने इसे कायम किया था। बेगम फखरुद्दीन अली अहमद बेगम आबदा थी, उन्होंने इसे कायम किया था, और तब से ये ग्रुप चल रहा है। बीच में थोड़ा सा वक्फा हुआ था, लेकिन अब फिर से हम सब कोशिश कर रहे हैं। तो ख्वातीन हज़रात और दोस्तों के आज हम विनय वर्मा, एक थिएटर डायरेक्टर, एक्टर, फिल्म एक्टर, टेलीविजन एक्टर, वेब सीरीज एक्टर, डबिंग आर्टिस्ट, और न जाने और क्या क्या आपके डायमेंशंस हैं, किस तरह से शख्सियत है, इनके तमाम पहलू पर तो हम लोग इस मुख्तसर वक्फे में गुफ्तगू नहीं कर सके। लेकिन कुछ पहलू हम लोगों ने कोशिश की कि टच करें और उनके हवाले से चीजें जानने की कोशिश करें। उनके फिक्र से हम वाकिफ हैं, और विनय साहब ने जिस तरह से अपनी फिक्र को, थिएटर को, फिल्म को, टेलीविजन को हमारे सामने पेश किया है, उनके चैलेंजेस पर जिस तरह से गुफ्तगू की है, यकीनन ये बहुत कारामद गुफ्तगू है। और हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए आगे का रास्ता तय करने के लिए खुद जो आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ वाबस्ता है, आज लाइव चल रहे हैं, या इसकी जो एडिटिंग करके हम जब अपने यूट्यूब चैनल पर इसको डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, और वहाँ जो लोग देखेंगे तो यकीनन इससे मुस्तफीद होंगे, इससे फैज़याब होंगे, और उन्हें अपने मिशन में, अपने जो एक्टिंग उन कैरियर अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें, या जिस तरफ जाना चाहते हैं वहाँ उनको यकीनन इससे एक राह मिलेगी, एक तहरीक मिलेगी, और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ विनय वर्मा जी का कि आपने अपने कीमती वक्त में से, कि आप पर्सनालिटी हैं और जिस तरह से रहते हैं, मैं वाकिफ हूँ, ये आपकी खाकसारी है कि आप ये नहीं कह रहे हैं, और जिस जो शख्सियत आपकी है मैं वाकिफ हूँ, जिस तरह की मसरूफियत आपकी है मैं वाकिफ हूँ, और जिस तरह से जिन अल्फाज में आपने चीजें बयान की है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं रक्षंदा जलील साहबा का शुक्रगुजार हूँ, साहब का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फॉर्मल इज़हार तशक्कुर के लिए मैं गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस साहब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप इज़हार शुक्रिया के कलिमात से नवाजें। डॉक्टर इदरीस साहब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, और ख़ास तौर से मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ
जनाब विनय वर्मा साहब का, और इनके आपके मशवरों से इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर इस्तेफादा करेंगे। मैं आपके नॉलेज में सर ये और बताना चाहता हूँ कि एक हमने बच्चों के गालिब के नाम उससे जो है एक प्ले होगा जून में, और उस प्ले के अंदर जो एक्टिंग करेंगे वो 6 to 10 क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो गालिब पर एक प्ले करेंगे, और वो स्कूल के बच्चे हैं, सब 4 स्कूल के बच्चों का हमने सिलेक्शन किया है। ट्रेनिंग, हाँ, उसकी जो रिहर्सल है सर ये सब शुरू हो गया है प्रोसेस, और 15 जून के बाद में वो जो है गालिब इंस्टीट्यूट में स्टेज होगा। उसके बाद में प्लानिंग है हमारी स्ट्रीट प्ले की, वो मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त में हम लोगों की प्लानिंग है। और एक हम ड्रामा फेस्टिवल अक्टूबर या नवंबर में जो है वो 5 प्ले हमारे होंगे, और वो पूरा हफ्ता जो है उससे ड्रामे स्टेज होंगे। तो बहुत शुक्रिया विनय वर्मा साहब, प्रोफेसर बहुत शुक्रिया साहब। नाजरीन, आप हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम मुलाकात एक फनकार से में आप जनाब विनय वर्मा साहब और प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब की निहायत आलिमाना गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से, हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से जनाब विनय वर्मा साहब, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा, प्रोफेसर सैयद रहमान किदवाई साहब, तमाम ट्रस्टीज, डॉक्टर शफी अयूब साहब, प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब, नवाज शरीफ साहब, एहसन रजा साहब, उसामा साहब, नीज दीगर तमाम नाजरीन का जो इस शो को डायरेक्ट देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, सबका बेहद मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम 16 जून को मुनक्किद होगा, मुलाकात एक फनकार से, जिसके होस्ट होंगे प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। निहायत सलीके और बड़े एहतमाम के साथ आप जो है पूरी उसको कंडक्ट करते हैं प्रोग्राम को, और मुहे रवा है इस प्रोग्राम के, मुहे रवा है डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम के, बड़ी शिद्दत, मेहनत और समझिए बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, और इसकी और बड़ी गहराई के साथ को तशकील देते हैं डॉक्टर साहब, बड़ी गहराई के साथ। मैं आपका प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब का दिल की गहराइयों से बहुत ही मशकूर ममनून हूँ, और तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। हमारे मुश्ताक साहब बड़ी मेहनत करते हैं इसको ऑर्गेनाइज करने में, ये ऑनलाइन वगैरह का सारा कुछ हमारे मुश्ताक साहब देखते हैं। तो तमाम नाजरीन का, सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मुलाकात हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विनय भाई आपका, बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया। आजीज को आपने मुकाम दिलवाया, आजीज को मुकाम दिलवाया आप लोगों ने।